सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। स्वागत है आप सभी लोगों का टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ डिटरमिनर्स एसएससी सीजीएल के लिए सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस हम लोग आप लोगों की करा रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पहले एक एक चैप्टर को हम 45 दिन 45 मैराथन के हिसाब से पढ़ा देते हैं और फिर उसकी जो टॉप क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे क्वेश्चंस जो न सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बल्कि में फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, वो हम इस सीरीज के अंदर कराते हैं। तो आज की क्लास में भी आप लोग देखोगे कि बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको किसी भी किताब और किसी भी और क्लास में नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको आज मिलेंगे। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हम ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में आपको करा चुका हूं। स्टेटस इसका ये है कि ये कंप्लीट हो चुका है और इसकी वीडियो आप बहुत सारे लोगों ने देखी, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। और जैसे कि मैं बोलता भी हूँ, जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, वही हमारा असल मोटिवेशन है। तो जब भी आप क्लास देखने आओ तो बस 2 मिनट का समय जरूर निकाला करें और एक कमेंट लिख के जाएं, जो भी आपका क्लास के रिगार्डिंग फीडबैक हो आप वो लिखें, क्योंकि वही चीज़ है जो हमें आगे के लिए मोटिवेट करती है, वही चीज़ है जो हमें आगे और सुधार करने का एक अवसर देती है। इसके अलावा हमने एक नई चीज और शुरू करी है कि जो चैप्टर हमने पढ़ाया है उस चैप्टर में क्या होता है कि समटाइम्स क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकता मैं कि आपके ये 50 क्वेश्चंस के लिए मैं आपका 4 घंटा लगा दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको कम समझ आए या उनमें हो सकता है कोई सिली मिस्टेक मेरे से रह जाए। तो ऐसे केस में डाउट्स आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं हम सारे को देखते हैं और उन सारे डाउट्स को निकाल के जिस जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है उस क्वेश्चन को हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसीलिए एक अलग से सेपरेट वीडियो हमने बनाई जो कि कंप्लीट अपने आप में हमने अपलोड कर दिए। जितने डाउट्स थे वो तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, चैनल के इसी चैनल पर दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं। और ये एक ऐसी फैसिलिटी आपको मिल रही है जहां पे पेड बैचेस में भी लोगों के डाउट सॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कराया जा रहा है। तो मेरे भाई अगर आपको लगता है ना कि ये इनिशिएटिव मेरी तरफ से अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। ये सीरीज टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। आप मेरा ये काम कर दो, बाकी जो भी आपकी जरूरत है वो मैं पूरी करता रहूंगा। बाकी इसकी प्रिंटेबल फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जो आज का वो चैप्टर है वो है डिटरमिनर्स, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटरमिनर्स की डाउट्स की वीडियो जो अगली वाली होगी और उसकी प्रिंटेबल फाइल इस वीडियो के बाद में मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो नाउन होगा, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। तो उसको हम तब डिस्कस करेंगे जब 45 दिन 45 मैराथन में नाउन कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो उसको तब डिस्कस किया जाएगा। तो आ जाइए एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यू हैव गॉट सम इनफ आई कैचिंग क्वालिटीज सेज राधिका। अब देखो इनफ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है और अब फिर से बता देता हूं कि इनफ दो काम कर सकता है। पहला वो एडवर्ब हो सकता है और दूसरा वो आपका डिटरमिनर हो सकता है। जब सामान्यतः वो डिटरमिनर होता है तो नाउन के पहले आता है और इनफ के बाद में हम या तो प्लूरल नाउन और या फिर इनफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि इनफ आपका एडवर्ब हो सकता है और ऐसे केस में वो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद आता है। जब डिटरमिनर होगा तो नाउन से पहले आएगा, जब एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यू सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है, गॉट आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यू हैव गॉट व्हाट क्या है आपके पास, तो क्वालिटीज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। कैसी क्वालिटीज है, आई कैचिंग क्वालिटीज, वो क्वालिटीज जो दूसरों की आईज को कैच कर लेते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटीज है, ठीक है। तो आई कैचिंग आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे सम क्या है आपका, तो आप कहोगे सर डिटरमिनर है। अब बात फंस जाती है यहाँ पे इनफ पे आके। अगर इनफ को आप कहते हो सर ये डिटरमिनर है, तो बेटा ये तो गलत हो गया, डबल डिटरमिनर गलत है, ठीक है। डबल डिटरमिनर तो यूज नहीं करते हैं। अगर आप कहते हो कि सर नहीं इसको डिटरमिनर नहीं, एक काम करते हैं ये एडजेक्टिव है और इसको एडवर्ब मान लेते हैं, जैसे ही आपने इसको एडवर्ब माना ये अगेन फिर से गलत हो गया, क्योंकि इनफ जब भी एडवर्ब होगा तो जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए वो आता है उसके बाद आएगा, ना कि पहले। इसका मतलब है जो गिवन है वो सही गलत है। यहाँ पे कोई दे भी नहीं रखा है ऐसा कि नो इंप्रूवमेंट जैसा हो, इसका मतलब वो तो गलत हुआ। अब देखते हैं इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। पहले दिया है सम आई कैचिंग इनफ क्वालिटीज। अब जैसे ही ना आप ये वाला स्ट्रक्चर देखते हो तो क्वालिटीज आपका क्या था, नाउन था। क्वालिटीज अगर नाउन है तो ऐसे केस में इसका एडजेक्टिव यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे तो एडवर्ब आ गया, इसका मतलब ये गलत है। इनफ क्वालिटीज दिख रहा है ना कि, तो इनफ क्वालिटीज को देख के ऐसा फील आ रहा है कि ये आपका नाउन रहा हो और ये आपका डिटरमिनर रहा हो। अगर नाउन डिटरमिनर यही है तो फिर ये सम क्या एस्टेसी करा रहा है यहाँ पे।
इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो ये भी आपका गलत है। अब इसको देख लेते हैं। सम क्वालिटीज, देखो क्वालिटीज आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, और सम आपका क्या आ गया, इसके लिए डिटरमिनर आ गया। अब समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी नाउन के इमीडिएट बाद में भी एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे नाउन है, इस नाउन के इमीडिएट बाद में हमने एडजेक्टिव लगा दिया, आई कैचिंग। तो क्वालिटीज, कैसी क्वालिटीज, क्वालिटीज विच आर आई कैचिंग। जैसे मैं बार बार आपको पढ़ाता हूं ना कि पूरा एक क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, उसको रिड्यूस करके हमने क्या बना दिया है, पार्टिसिपल। सेम ऐसे ही है कि एक पूरी एडजेक्टिव क्लॉज थी, विच आर आई कैचिंग, क्वालिटीज विच आर आई कैचिंग, उसको रिड्यूस करके सिंपल आई कैचिंग एक एडजेक्टिव लिख दिया है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव सही है। और कितनी आई कैचिंग है, तो इनफ आपके लिए इस एडजेक्टिव के लिए क्या आ जाएगा, आपको सर एडवर्ब आ जाएगा, यानी कि ये तो पक्का सही है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, इनफ आ गया आपका, आई कैचिंग आ गया क्वालिटीज। अगर क्वालिटीज आपका नाउन है तो आई कैचिंग आपका एडजेक्टिव है। अब की बार ये इनफ यहाँ पे चल जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि सम गायब हो गया, और जैसे ही सम गायब हो जाता है तो हम इसको डिटरमिनर मान सकते हैं। भाई यू हैव गॉट इनफ क्वालिटीज, आपके पास में पर्याप्त क्वालिटीज हैं, तो इनफ यहां पे क्वालिटीज के लिए आ रहा है, यू हैव गॉट इनफ क्वालिटीज। और कितनी, और कैसी है वो क्वालिटीज, आई कैचिंग। तो आई कैचिंग क्वालिटीज जो हैं वो इनफ है। हम ये इनफ आई कैचिंग के लिए नहीं लगा रहे, हम ये इनफ लगा रहे हैं क्वालिटीज के लिए। तो यानी आप कहोगे कि सर सी भी चल जाएगा और बी भी चल जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इधर बी और सी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन था पहला ही। पहले जो 26 क्वेश्चन होंगे, 25 से 26, वो सारे के सारे, पिछली बार हमने क्या किया था, शुरू में पीवाईक्यूज ले लिए थे, बाद में सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन थे। अब की बार हमने पहले सेल्फ डिजाइन ले लिए, पीवाईक्यूज आपके बाद में है, तो बाद के थोड़े से इजी लगेंगे, शुरुआत के थोड़े से मुश्किल, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं और आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो पाए इसीलिए बनाए हैं। देखो एक बार, आई सब्जेक्ट है, लर्नट आपकी वर्ब है, आई लर्नट व्हाट, क्या सीखा मैंने, तो 2+V1 आपका इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है लर्न वर्ब के। टू प्ले व्हाट, क्या खेलना, तो क्रिकेट आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कब की बात है, तो ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है माई फ्यू डेज ऑफ, ठीक है। और कब थी ये चीज, तो लास्ट समर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब यहाँ पे एरर क्या है, तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट आपने बना दिया माई, मतलब फ्यू माई डेज। अब आपको पता होगा कि दो चीजें आपकी आती हैं, एक होता है फ्यू और एक होता है आपका लिटिल। फ्यू आता है प्लूरल नाउंस के लिए और लिटिल आता है आपका अनकाउंटेबल नाउंस के लिए, ठीक है। तो प्लूरल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस होता है, इनके कुछ कुछ वर्जन और होते हैं। फ्यू और लिटिल नेगेटिव मीनिंग देते हैं, लेकिन आ फ्यू और अ लिटिल ये पॉजिटिव सेंस दे देते हैं। द फ्यू और द लिटिल ऑल का सेंस दे देते हैं, ठीक है। तो आ फ्यू हम तब लगाते हैं जब सेंस सम का आता है, अ लिटिल तब लगाते हैं जब सेंस सम का आता है, लेकिन फ्यू तब लगाते हैं जब सेंस हो ना के बराबर, लिटिल तब लगाते हैं जब सेंस हो ना के बराबर, द लिटिल और द फ्यू जब सेंस हो कि कम लेकिन जितना है वो सारा का सारा, तो इनको तब लगाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस फ्यू के साथ में या समटाइम्स इस लिटिल के साथ में हम माई जैसे फ्रेजेस भी लगा सकते हैं। जैसे हम आ फ्यू लिखते हैं, ठीक है, तो आ फ्यू जैसा ही एक सेंस आपका आ सकता है, क्या, माई या हिज, ठीक है, या योर, कोई ना कोई पॉजेसिव केस और फिर फ्यू लगा दें और फिर आपका प्लूरल नाउन। तो जो सेंस आ फ्यू देता है वही ये देता है। तो फ्यू माई नहीं लिखते हैं, माई फ्यू लिखते हैं, तो पॉजेसिव केस पहले आता है और फ्यू आपका बाद में आएगा, तो माई फ्यू लिखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो समटाइम्स इस तरीके से लिखना भी पॉसिबल होता है, माई फ्यू डेज ऑफ, तो माई फ्यू डेज ऑफ, तो डेज देखो नाउन है और यहाँ पे ऑफ का ये एक तरीके से इस डेज को डिफाइन कर रहा है कि डेज क्या थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि इस और एडजेक्टिव के तरीके से एक तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस डेज को डिफाइन कर रहा है। ये कायदे से तो ये एडवर्ब होता है वैसे, बट यहाँ पे क्योंकि डेज को डिफाइन कर रहा है, नेक्स्ट देखेंगे तो ये एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। आगे देखेंगे, व्हेन आपका कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, मेट आपकी वर्ब है, व्हेन आई मेट राधिका। अब क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था, यहाँ से मेन क्लॉज शुरू होगी। मेट से पता चल रहा है कि V2 है, V2 है यानी कि आपकी बात चल रही है पास्ट की। सी सब्जेक्ट है मेन क्लॉज का, शीम्ड आपकी वर्ब है, शीम्ड V2 है यानी कि सही है, एकदम मैच कर गया। पास्ट टाइम का मतलब टाइम पास्ट, टाइम जो था वो पास्ट का था, आगे भी टाइम पास्ट का ही चल रहा है, ठीक है। सी सीम्ड, सी सीम्ड कैसी लग रही थी, तो सीम आपकी एक लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। और जब भी हम कोई लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या तो कोई नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है।
जब हम किसी व्यक्ति को डिफाइन करते हैं कि कोई क्या है, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, तो हम एक नाउन लगाते हैं। जब हम ये बताते हैं कि कोई कैसा है, कोई कैसा है, सी इज ब्यूटीफुल, ही इज स्मार्ट, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट, तो ऐसे केस में हम बेसिकली एडजेक्टिव लगाते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि सी सीम्ड, वह लग रही थी, सी सीम्ड कैसी लग रही थी, अब ये नहीं कहेंगे क्या लग रही थी, कैसी, तो इसका मतलब है कि प्लेजेंट जो है वो आपका क्या बनेगा, एक एडजेक्टिव बनेगा। और इनफ यानी कि पर्याप्त। अब आपको लगेगा कि इनफ प्लेजेंट सही है, लेकिन इनफ अगर एडजेक्टिव है, सॉरी प्लेजेंट अगर एडजेक्टिव है तो इनफ क्या है, एडवर्ब है। और जब भी इनफ किसी एडजेक्टिव के साथ आता है तो उसके बाद आता है, और इसीलिए इनफ को हम यहाँ लिखेंगे। सामान्यतः इनफ के बाद में 2+V1 आता है, तो 2+V1 आपका इनफ टू मी, तो ऐसे हो जाएगा सी सीम्ड प्लेजेंट इनफ टू मी। तो प्लेजेंट इनफ लिखेंगे, तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट इज द एरोनियस पार्ट, है ना। तो बात समझ आ गई कि किस तरीके से हमें देखना है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी अच्छे लग रहे होंगे। जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा जो अलग से भी चीजें बताता हूँ उनको भी नोटिस किया करें, है ना। आई सब्जेक्ट है, हैड आपकी वर्ब है, आई हैड व्हाट, तो पास्ट की बात है, V2 हैड पास्ट है ना। आई हैड व्हाट 6 मैसेजेस, मेरे पास 6 मैसेज थे, बट लेकिन नो फ्रॉम राधिका, लेकिन राधिका की तरफ से कोई नहीं था। अब आपको दो शब्द होते हैं, वन इज नो एंड द अदर इज नन। अब आपको पता होना चाहिए कि नन इज अ प्रोनाउन, ठीक है, एंड नो इज अ डिटर्मिनर। नो क्योंकि एक डिटर्मिनर है, इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ नाउन। नन क्योंकि एक प्रोनाउन है, इट कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर अ नाउन। नन को नाउन के पहले नहीं यूज कर सकते, नो को नाउन के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। नो एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद में सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तीनों तरीके के नाउन आ सकते हैं। अगर नाउन अनकाउंटेबल या सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है। अगर नाउन आपका प्लूरल है तो ऐसे केस में वर्ब आपकी प्लूरल आती है। अब यहाँ पे हमने नो लगा दिया है, लेकिन ऐसे केस में हमें पता है कि नो तो आपका क्या होता है, नो होता है मेरे भाई डिटर्मिनर। यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, प्रेपोजिशन है, तो हमें नो नहीं नन का प्रयोग करना पड़ेगा। बट नन, तो नन आ गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया। तो बट नन फ्रॉम राधिका, 6 मैसेज थे लेकिन राधिका की तरफ से कोई नहीं था, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक तरीके से प्रीपोजिशन के तरीके से काम करता है, ना कि कंजंक्शन। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कंजंक्शन कह रहे थे, देखो सामान्यतः बट एक कंजंक्शन है, यहाँ पे भी अल्टीमेटली वो कंजंक्शन से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि आगे सिर्फ एक प्रोनाउन आया है, आगे पूरी क्लॉज तो है नहीं कि भाई नन देखो प्रोनाउन है, इसके बाद में कोई वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट आए वर्ब आए, उसके बाद तो फिर आपका क्लॉज बनती है ना। यहाँ पे कोई क्लॉज ही नहीं बनी। अगर क्लॉज नहीं बनी तो बट को हम कैसे मान के चलेंगे, ये वही फंक्शन कर रहा है जहां पे एक्सेप्ट के जैसा मीनिंग देता है ये। तो यहाँ पे अगर फंक्शन वाइज देखोगे ना तो वो बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ इन चीजों में इतना ना उलझ के सिंपल ये समझो कि इसका मीनिंग ये बन रहा है कि मेरे पास 6 मैसेज थे लेकिन राधिका की तरफ से एक भी नहीं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो रिड्यूस्ड क्लॉज होती है। पूरी क्लॉज ना लिख के हम कायदे से लिखना चाहिए था बट देयर वॉज नन फ्रॉम राधिका, लेकिन वो लंबी क्लॉज ना लिख के समटाइम्स हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। वैसे आप फंक्शन वाइज जाओगे स्ट्रिक्टली तो नन आपको देख के लगेगा कि प्रीपोजिशन है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि फंक्शन वो कर रहा है जो कंजंक्शन जैसे करता है, लेकिन का सेंस दे रहा है ये, ठीक है। जनरली जब ये प्रीपोजिशन होता है तो एक्सेप्ट यानी कि को छोड़कर का सेंस देता है, बट यहाँ पे को छोड़कर का सेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस आपका वो लेकिन वाला ही है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक रिड्यूस्ड वर्जन है एक बड़ी क्लॉज का, जहां पे हम कहना चाह रहे थे बट देयर वॉज नन, वहां पर एक भी नहीं था राधिका की तरफ से, तो देयर वॉज को लिखा नहीं है, अननेसेसरी लग रहा था, तो बट नन फ्रॉम राधिका, ठीक है। फ्रॉम प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है राधिका, एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है, इट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इट वॉज इनफ एविडेंस, ठीक है। अब जैसे ही देखोगे तो आपको लगेगा एविडेंस नाउन है, भाई बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनफ क्योंकि नाउन है तो एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनफ आ सकता है, तो बिल्कुल इनफ आप कहोगे सर ये डिटर्मिनर है, ठीक है। इट सब्जेक्ट था, वॉज आपकी वर्ब थी, बट इट वॉज इनफ एविडेंस दैट, लेकिन यह अपने आप में एक इनफ एविडेंस था दैट। तो एविडेंस को दिखाने के लिए एक नाउन क्लॉज का यूज किया गया है। जब भी नाउन क्लॉज का यूज करते हैं तो दैट कंजंक्शन हमारा सामान्यतः आ जाता है। की सब्जेक्ट आ गया, इग्नोर्ड V2 वर्ब है क्योंकि पास्ट की बात चल रही थी तो V2 हो गया, ठीक है। सी इग्नोर्ड ईच ऑफ माई लास्ट मैसेजेस, जितने भी हमारे लास्ट मैसेजेस थे उनमें से प्रत्येक को इग्नोर किया। तो ईच ऑफ बेसिकली कब यूज करते हैं, प्रत्येक के सेंस में। तो ईच के साथ में नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। अगर आगे वर्ब आई होती तो सिंगुलर होती, लेकिन नाउन जो आया वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो मैसेजेस आपका एकदम करेक्ट है। जब ईच के जस्ट बाद में नाउन आ जाता है, ईच मैसेज लिखते यानी कि ईच प्लस सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर ईच के साथ ऑफ आ जाए, ईच के साथ, ईदर के साथ, नीदर के साथ, इन सब के साथ ऐसा होता है, इमीडिएट बाद में अगर नाउन आए तो सिंगुलर,
लेकिन ऑफ आ जाए तो फिर नाउन प्लूरल आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि ईदर पेरेंट्स कैन साइन द फॉर्म इफ एनी चाइल्ड वांट्स टू गो ऑन द ट्रिप। अब देखो बहुत सिंपल है, अभी जस्ट बताया था, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईच हो गया और एवरी हो गया। सामान्यतः इन चारों के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ईच, ईदर और नीदर इनके साथ अगर ऑफ आ जाता है तो नाउन प्लूरल आता है, वर्ब फिर भी सिंगुलर रहती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि ऑफ का प्रयोग एवरी के साथ नहीं करते। तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर इनके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन ईच, ईदर और नीदर ये तीन ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑफ भी आ सकता है, क्योंकि ये डिटर्मिनर होने के साथ साथ प्रोनाउन भी होते हैं। और जब ये प्रोनाउन होते हैं तो इनके साथ ऑफ आता है। इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है जो ऑफ के जस्ट बाद आता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहती है। तो देखो भाई, ईदर आपका क्या है, डिटर्मिनर, इसके लिए नाउन आ गया। ईदर के बाद कैसा नाउन आना चाहिए, सिंगुलर। हमें आदत होती है पेरेंट्स कहने की, लेकिन ईदर आ जाएगा तो हमें पेरेंट लिखना पड़ेगा, ना कि पेरेंट्स। तो ईदर आ जाए या ईच आ जाए, एवरी आ जाए या नीदर आ जाए, नाउन सिंगुलर आएगी। ठीक है, एवरी का प्रयोग ऑफ से पहले नहीं करते। ठीक है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, शाइन आपकी मेन वर्ब है। साइन यानी कि सिग्नेचर करना, साइन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है साइन ऑन, तो वो गलत होता है। किस चीज को साइन करना है, द फॉर्म, जो फॉर्म है। इफ आपका कंजंक्शन आ गया, एनी चाइल्ड आपका क्या है, सब्जेक्ट है। एनी चाइल्ड के हिसाब से प्लूरल सिंगुलर आपकी वर्ब आ गई। वांट्स, कहाँ जाना चाहता है, तो वांट्स, वांट्स व्हाट, क्या चाहता है, तो टू गो, जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, सो ऑन द ट्रिप। तो आप कहोगे बाकी सब ठीक था, ए पार्ट में एरर है। इधर पेरेंट लिखेंगे ना कि पेरेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ही लिव्स इन सम विलेजेस इन मथुरा बट इट इज हार्ड टू से वेयर यू कैन फाइंड हिम। अब देखो जैसे ही आप देखते हो ना सम के यूसेज, तो सम को हम मेजर दो केसेस में यूज करते हैं, या तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में और या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ में। सम बॉयज, सम फ्रेंड्स, सम लाइक कोई भी कह सकते हो, सम पीपल कह सकते हो, सम गर्ल्स कह सकते हो, सम बुक्स कह सकते हो, कुछ का सेंस होता है। इसके अलावा सम को अनकाउंटेबल सेंस में भी लगा सकते हो, सम लाइक हमने लिख दिया वाटर, सम मिल्क, है ना, इस टाइप से। सम को सामान्यतः सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज नहीं करते हैं। हालांकि एक केस ऐसा भी होता है जहां पे सम का बराबर होता है सम बराबर ए, ठीक है, आर्टिकल ए, ठीक है, या यूं कहूं वन, ठीक है, जहां पे ये अननोन के सेंस में आता है, वो चीज जिसको हम नहीं जानते हैं, ठीक है, उसके सेंस में आता है। तो ऐसे केस में इसको बेसिकली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन्स के साथ में यूज कर सकते हैं। अब एक बार आपका इसी पॉइंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। ही सब्जेक्ट है, लिव्स आपकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है सम विलेजेस। अब देखो सम के साथ में प्लूरल नाउन देखते ही सही तो लगेगा कि वो कुछ गांव में रहता है, लेकिन एक बात बताना, सामान्यतः व्यक्ति किसी एक गांव में रहता है या कुछ गांव में, कई गांव में रहता है। आप कहोगे सामान्यतः व्यक्ति किसी एक गांव में रहता है, और यहाँ पे अननोन वाला सेंस है, ही लिव्स इन सम विलेज, वह किसी गांव में रहता है, मथुरा में। बट इट इज हार्ड, यह कहना मुश्किल है, इट इज हार्ड टू से, यह कहना मुश्किल है। वेयर यू कैन फाइंड हिम, आप उसको कहां ढूंढ सकते हैं। वो रहता तो मथुरा के किसी गांव में है, बट इट इज हार्ड टू से, यह कहना मुश्किल है कि आप उसे कहां ढूंढ पाओगे। तो सिंपल सेंटेंस है, वह किसी गांव में रहता है, ही लिव्स इन अ विलेज। हम यही तो कहना चाह रहे हैं, देखो ही लिव्स इन अ विलेज, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो सम है वो आर्टिकल ए का मीनिंग दे रहा है, ए का मीनिंग दे रहा है, एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो विलेजेस नहीं होगा, सम विलेज होगा, तो विलेजेस नहीं होगा, विलेज होगा, ठीक है। और कहां पे रहता है, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है मथुरा। विलेज को डिफाइन कर रहा है, विलेजेस कहां पे, मथुरा, तो इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट सम विलेज, ठीक है। यहाँ पे सम आपका डिटर्मिनर है, अननोन का सेंस दे रहा है अगेन, ठीक है। फिर से समझना, सम विलेजेस क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आदमी का निवास स्थान एक होता है, एक से ज्यादा। हम किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे तो क्या ये कहेंगे कि मथुरा में वो कुछ गांव में रहते हैं। कुछ गांव में क्या 15 गांव में रहेगा आदमी, नहीं ना, एक गांव में रहता है, एक गांव में रहता है, तो ही लिव्स इन अ विलेज। और यहाँ पे अगर सम अ का मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब है इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा, तो सिंगुलर नाउन लगा दिया विलेज। इन प्रेपोजिशन मथुरा उसका ऑब्जेक्ट, बट आपका कंजंक्शन है, इट आपकी वर्ब है, इज आपका सब्जेक्ट, मतलब बट आपका कंजंक्शन है, इट आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ठीक है। समटाइम्स जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में जुबान फिसल जाती है ना।
इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हार्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज हार्ड, किस चीज के लिए हार्ड है ये, तो टू से, कहने के लिए। तो ये इस हार्ड एडजेक्टिव को डिफाइन करने एक इन्फिनेटिव आ गया टू से। क्या कहना मुश्किल है, वेयर आपका कंजंक्शन आ गया। यू सब्जेक्ट है, क्योंकि वेयर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है। WH वर्ड जब भी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये कंजंक्शन का काम करते हैं और इनके आगे असर्टिव स्ट्रक्चर आता है। तो यू सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब, फाइंड आपकी मेन वर्ब है और हिम उसका ऑब्जेक्ट है। नाउ तो कौन से पार्ट में एरर है, तो पार्ट ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से। व्हेन आई लिव्ड इन मथुरा आई वुड वॉक नियरली ईच डे। तो व्हेन आपका कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, लिव्ड आपकी वर्ब है, आई लिव्ड वेयर कहाँ पे, तो इन प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है मथुरा। बात चल रही है पास्ट की, तो V2 आ रखा है, ठीक है। आई मेन क्लॉज का सब्जेक्ट आ गया, वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वुड क्योंकि एक मॉडल है तो इसके साथ में वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे वुड का क्या यूज है, समटाइम्स जब हम पास्ट का एक रेफरेंस मेंशन कर रखा हो तो पास्ट के रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए वुड प्लस V1 का यूज कर लेते हैं। अगर ये वाली लाइन नहीं लिख रखी होती तो वुड नहीं आता, फिर यूज टू आता। लेकिन पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए हम वुड का यूज भी कर लेते हैं अगर पास्ट का रेफरेंस हमने मेंशन कर रखा है, एक पर्टिकुलर टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम ये रहा जब मैं मथुरा रहता था, मैं क्या करता था, तो आई सब्जेक्ट वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्क आप मतलब वॉक आपकी मेन वर्ब है। आई वुड वॉक, मैं वॉक करता था, कब वॉक करता था, हर दिन, लगभग हर दिन। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर नियरली, ऑलमोस्ट, नियरली आ जाए, ऑलमोस्ट आ जाए, अप्रोक्सीमेटली आ जाए, प्रैक्टिकली आ जाए, अगर इस प्रकार के एडवर्ब यूज कर लिए जाए तो इनके साथ ईच का नहीं किसका यूज करते हैं, एवरी का यूज करते हैं। एवरी आपका टोटलिटी दिखाता है, ईच आपका इंडिविजुअलिटी दिखाता है। कहने का मतलब यह कि अगर नंबर आपका डेफिनेट होता है कि कितना, तो ऐसे केस में ईच आता है। अगर नंबर आपका डेफिनेट नहीं होता है कि कितना, तो ऐसे केस में एवरी आता है। जैसे आई गो देयर एवरी डे, पता नहीं ना कि कितने दिन हुए, वो हर दिन मतलब हर दिन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं 10 दिन के लिए कहीं टूर पे था, ठीक है, आई वॉज ऑन अ टूर फॉर 10 days, मैं 10 दिन के लिए था। एंड आई मैट राधिका ईच डे, यानी कि 10 में से प्रत्येक दिन। तो अगर संख्या डेफिनेट है तो ऐसे केस में ईच आ जाएगा, और संख्या आपकी लिमिटेड नहीं है, बड़ी संख्या है तो एवरी आ जाता है। अब क्योंकि डेफिनेट नंबर होने पे ईच आता है, इसीलिए अगर ऐसे फ्रेजेज आ जाए यहाँ पे प्रैक्टिकली आ जाए, नियरली आ जाए, ऑलमोस्ट आ जाए, अप्रोक्सीमेटली आ जाए, तो इनका मतलब है लगभग, इन सब का मतलब क्या है, लगभग। और अगर लगभग का सेंस है मतलब डेफिनेट नंबर नहीं है, और नंबर अगर डेफिनेट नहीं है तो ऐसे केस में ईच का नहीं एवरी का प्रयोग करेंगे, इसीलिए हमने एवरी का यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देंगे, वुड के साथ में यहाँ पे सिर्फ ये आपकी पास्ट के रिपीटेड एक्शन को दिखा सकता है, किसी हैबिट को नहीं। मतलब हैबिट भी कह सकते हो, एक्शन भी कह सकते हो, लेकिन किसी स्टेट को नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि व्हेन आई लिव्ड इन मथुरा आई वुड लुक स्मार्ट, नहीं। आप कह सकते हो आई यूज्ड टू लुक स्मार्ट, मैं स्मार्ट लगता था जब मैं मथुरा रहता था, क्योंकि वो आपकी स्टेट है, वहां पे वुड नहीं आ सकता है। वुड सिर्फ कब आ सकता है, जब हम पास्ट के किसी रिपीटेड एक्शन को दिखाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वुड प्लस भी बना सकता है, जहां पे वो लगभग वही सेंस देता है जो यूज्ड टू देता है। लेकिन यूज्ड टू स्टेट और एक्शंस दोनों को दिखा सकता है, और वुड सिर्फ और सिर्फ एक्शंस को दिखाता है, स्टेट्स को नहीं दिखाता है। यूज्ड टू स्टैंड अलोन सेंटेंस में आ सकता है। स्टैंड अलोन सेंटेंस का मतलब है अकेला, सिर्फ यहां से यहां तक लिखा होता तो भी लिख सकते हैं। लेकिन वुड स्टैंड अलोन सेंटेंस में ना आके उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है, तब की बात है जब मैं मथुरा रहता था, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ये चीजें हम मॉडल्स में तो पढ़ते ही, लेकिन यहाँ भी समझ सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है इन पर डायरेक्टली क्वेश्चन आए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सेंस क्या दे रहा है, मीनिंग क्या दे रहा है। कुछ लोग तो वुड को सिर्फ विल का पास्ट समझ बैठते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हैं। तो ये चीजें समझ तो तब आएंगी ना जब आपको सेंस पता हो सब चीजों का। आ जाइए, व्हेन कंजंक्शन है बोथ हिज पेरेंट्स। अब देखो बोथ आ गया, बोथ के साथ आपका पजेसिव केस आ गया और पेरेंट्स आ गया, ऑल हो गया, बोथ हो गया, हाफ हो गया, ये प्री डिटर्मिनर कहलाते हैं। प्री डिटर्मिनर का मतलब है कि ये डिटर्मिनर से पहले यूज किए जा सकते हैं, इसीलिए बोथ, हाफ और ऑल तीनों को हम आर्टिकल या डिटर्मिनर से पहले लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, प्री डिटर्मिनर है, प्री डिटर्मिनर, ठीक है। तो ये अगर टर्म याद रह जाएगी तो मामला बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो प्री डिटर्मिनर है, क्योंकि बोथ का मतलब दो है तो नाउन प्लूरल है, एकदम सही है। केम आपकी वर्ब है, V2 में सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। केम कहाँ पे आए थे वो, तो टू प्रेपोजिशन है। सामान्यतः केम हो या मतलब कम हो या गो हो, उनके साथ में प्लेस बताना होता है, तो आगे एडवर्ब की जरूरत है। प्लेस के लिए हमें सामान्यतः प्रीपोजिशन और उस प्लेस का नाम लिखना होता है। तो टू आपकी प्रीपोजिशन है, डेस्टिनेशन कहाँ पे आए, हिज पीजी, उसके पीजी पाए, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन का। एंड आपका कंजंक्शन है, आस्क्ड आपकी वर्ब है, क्योंकि एंड से पहले V2 था तो एंड के बाद V2 आस्क्ड। किस चीज के लिए कहा, फॉर टी, चाय मांगी। अभी देखो मेन क्लॉज नहीं आई थी, यहाँ से मेन क्लॉज आ गई, ही सब्जेक्ट है, केम आपकी वर्ब है यानी कि V2 है, ही केम।
विथ आपका क्या है, प्रेपोजिशन कैसे आया वो, तो अ कप, उसके हाथ में कप था, इन एवरी हैंड। अब एक बात बताइए, हाथों की संख्या दो होती है, दो से अधिक होते हैं, रावण थोड़े ना होगा, है दैत्य दानव थोड़े ना होगा, इंसान रहा होगा। इंसान का सबको पता है दो हाथ है, यानी कि नंबर इज फिक्स्ड। अगर नंबर फिक्स्ड है, डेफिनेट है, तो एवरी हैंड का प्रयोग नहीं कर सकते, हम क्या लिखेंगे, ईच हैंड। दो की बात है, ईच की जगह पर हम इधर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। इधर का मतलब, वैसे तो हम सामान्यतः ये कहते हैं कि इधर का मतलब होता है कि मतलब दो में से कोई भी, लेकिन समटाइम्स इधर का मतलब हो जाता है दो में से प्रत्येक, तो इधर ये भी मीनिंग दे सकता है, ईच ऑफ द टू, ठीक है। तो ईच हैंड और इधर हैंड दोनों चल जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो अ कप इन ईच हैंड का मतलब है दोनों हाथ में एक एक कप, अ कप इन ईदर हैंड का मतलब है दोनों हाथ में एक एक कप, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि यहाँ पे एवरी की जगह ईच आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, ही इज नॉट हैप्पी विथ ईदर ऑफ हिज सन्स एज वन वांट्स टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया एंड अनदर वांट्स टू मैरी अ रिच गर्ल। एक बार पूरे सेंटेंस को समझते हैं। ही सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब होती है ये, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हैप्पी आ रखा है, जो कि एक एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन होता है तो पर्सन को डिफाइन करता है कि कौन क्या है, और एडजेक्टिव होता है तो बताता है कौन कैसा है। यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि वो हैप्पी नहीं है, वह कैसा नहीं है, वह हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। किससे खुश नहीं है, तो हैप्पी के साथ में विथ आ गया, हैप्पी विथ समबडी होता है, ठीक है, और हैप्पी अबाउट समथिंग हो सकता है, तो विथ प्रेपोजिशन आ गया। किसके साथ खुश नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट आ गया इधर, ईच हो, इधर हो, नीदर हो, नन हो, एनी हो। इनके साथ अगर ऑफ आता है तो आगे नाउन कैसा आता है, प्लूरल, तो सन्स आ गया। तो यहाँ पे दो बेटों की बात कर रहे होंगे, तो हिज सन्स, हिज पॉजेसिव केस है, हिज किसके लिए आया, ही, यानी कि जो भी उस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एज आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ रीजन है, कारण बताने के लिए आया एज। वन आपका सब्जेक्ट है, वांट्स आपकी वर्ब है, वन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वांट्स आपकी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे वन का मतलब है वन बॉय, मतलब वन सन, वन सन वांट्स टू लिव, तो वन आपका सब्जेक्ट है, वांट्स आपकी वर्ब है। टू लिव आपका क्या है, वांट का ऑब्जेक्ट है, टू प्लस वी1, टू लिव, वन वांट्स व्हाट, क्या चाहता है, टू लिव, रहना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहाँ पे वन सब्जेक्ट है, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ। इसी सेंटेंस को मान लीजिए आगे मैंने ऐसे लिखा होता, एज वन वांट्स टू बाय, हिज लिखोगे या वंस लिखोगे, ओन कार। हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर इस सेंटेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से समझा होता, तो इसको समझा रहा था तब मैंने हिंट दिया है, उस हिंट के हिसाब से आपको आंसर करना है। रटे रटाए तोते की तरह से रूल के तरीके से नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सभी लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जब डिटर्मिनर की डाउट्स वाली वीडियो आएगी, तो उस वीडियो के अंदर मैं इस सेंटेंस को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई। एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है। अनदर आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया नई क्लॉज का। अब आपको पता होना चाहिए, आपके तीन एक्सप्रेशन बनते हैं, एक होता है अदर, एक होता है अनदर, एक होता है द अदर। मैंने इसको पढ़ाने का आपको सिंपल तरीका समझा रखा है कि भाई इनको ना आर्टिकल के तरीके से ट्रीट करो। जहां आर्टिकल ए एन की जरूरत होती है वहां पे हमें अनदर लगाना चाहिए, जहां आर्टिकल हमें द की जरूरत होती है वहां पे द अदर लगाना चाहिए, और जहां पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है वहां पे हमें अदर या अदर्स लगाना चाहिए, ठीक है। अदर्स तब लगाते हैं जब पीछे कोई नाउन ना हो, अदर तब लगाते हैं जब पीछे कोई नाउन हो। तो जनरल केस हो, केस कैसा है, जनरल, तो अदर प्लस नाउन लिखेंगे, जो कि सामान्यतः प्लूरल नाउन होगा या अनकाउंटेबल हो सकता है, प्लूरल रहता है वैसे, क्योंकि जनरल केस में सामान्यतः हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, वहां पे सिंगुलर नाउन नहीं आता है। एनदर हम तब लगाते हैं जब सिंगुलर नाउन हो, क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग तब किया जाता है जब इंडेफिनिट नेचर हो और नाउन आपका कैसा हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में ही आर्टिकल ए या एन आते हैं। और द अदर हम तब लगाते हैं जहां पे आपका बेसिकली डेफिनेट का केस बन जाए, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग तब करते हैं जब डेफिनेट चीजें बने। अब आपने देखा कि यहाँ पे दो बच्चे थे, उसके दो सन थे, ठीक है। तो दो में से क्या हो रहा है कि टोटल दो हैं, दो में से एक तो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो इसका तो मामला डन हो गया। अब बचा ये दूसरा, तो दूसरा जो बचा आप इसको डेफिनेट मानोगे या इनडेफिनेट मानोगे, आप कहोगे सर एक की बात कर चुके तो दूसरा डेफिनेट हुआ ना। भाई दो में से एक की बात ऑलरेडी हो गई, दूसरे की बात हो रही है तो डेफिनेट है। मान लीजिए चार होते, चार में से एक की हो गई और बचे हुए तीन में से एक की करनी है तो इनडेफिनेट होता। तीन में से एक चूज करना है इनडेफिनेट, एक में से एक चूज करना है डेफिनेट, तीन में से तीन के तीन चूज कर रहे हैं तो डेफिनेट, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही हमें देखना है कि क्योंकि सेंस डेफिनेट का है, इसीलिए ऐसे केस में हमें अनदर का नहीं किसका प्रयोग करना चाहिए, द अदर का करना चाहिए। और यहाँ पे भी सेंस वही है, द अदर सन,
वॉन्ट्स क्या चाहता है, टू मैरी शादी करना, और किससे शादी करना, मैरी हूम, अ रिच गर्ल। मैरी के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं जब ये वर्ब होता है। तो इसका मतलब है कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी इज द एरोनियस पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आई यूज लिटिल ऑफ दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम व्हेन माय स्किन फील्स ड्राई। अब देखो, आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिटिल नेगेटिव मीनिंग, फ्यू नेगेटिव मीनिंग, अ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग और अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, यूज वर्ब है, आई यूज व्हाट, लिटिल ऑफ दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब जैसे ही देखा, क्योंकि नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि सेंस पॉजिटिव चाहिए होगा तो अ लिटिल आएगा, नेगेटिव चाहिए होगा तो लिटिल आएगा। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो क्रीम जो चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए लाते हैं। और मॉइस्चराइज किस चीज को करते हैं, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। कब लगाते हैं, तो वहन आपका कंजंक्शन है, माई स्किन आपका सब्जेक्ट है, फील्स आपकी क्या है, वर्ब है। आपकी स्किन कैसी फील हो रही है, तो आप कहोगे ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, स्किन कैसी है, ड्राई। अगर स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। देखो, अगर आपकी स्किन मतलब जो स्किन है अगर वो ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यू नीड सम मॉइस्चराइजेशन, ठीक है। तो मॉइस्चराइजेशन चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि आपको मॉइस्चर की जरूरत है। अगर मॉइस्चर की जरूरत है तो हमें पॉजिटिव सेंस चाहिए, ना कि नेगेटिव, इसीलिए अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, ना कि लिटिल का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। वहीं पर ड्राई की जगह पे अगर ऑयली होती तो ऐसे केस में लिटिल आपका एकदम करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये सेंस समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे, ये ड्राई भी क्या है, एडजेक्टिव है। माई स्किन, कैसी स्किन, फील कैसी फील हो रही है, तो कैसी किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि कोई चीज कैसी है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आई डोंट हैव वेरी मेनी पोजेशंस एंड यू डोंट हैव वेरी मच मनी। आपके मेरे पास में बहुत सारी चीजें नहीं है और आपके पास में बहुत सारा पैसा नहीं है। सेंटेंस को देखेंगे, एक एक करके समझते हैं। आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एड ऑफ नेगेशन है, हैव आपकी मेन वर्ब है। आई डोंट हैव व्हाट, आई डोंट हैव पोजेशंस। पोजेशंस कैसा नाउन है, तो यू वुड से सर ये प्लूरल नाउन है। अब देखो समस्या पता है कहाँ है, आपने जैसे ही देखा होगा ना, आपको लगेगा वेरी मेनी पोजेशंस गलत है, वेरी मच पोजेशंस आपका करेक्ट आंसर होगा। बट मैं बस यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने बचपन से मच को ज्यादा पढ़ा है, दैट डजंट मीन कि मच ही सही है। हम बचपन से पढ़ते हैं वेरी मच वेरी मच वेरी मच, का मतलब ये नहीं कि वेरी मैनी नहीं हो सकता है, वेरी मैनी इज ऑल्सो करेक्ट। वो बात अलग है कि इसको थोड़ा सा कम यूज किया जाता है। तो आई डोंट हैव व्हाट, पोजेशंस, कितने पोजेशंस, तो मैनी प्लूरल नाउन के लिए मैनी ठीक है, एकदम ठीक है। जिस तरीके से मच के सामने वेरी लगा सकते हैं, सिमिलरली वेरी मैनी भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रख लेना कि वेरी मैनी इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। तो वेरी मैनी इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वेरी मैनी एकदम सही होता है, तो वेरी मैनी ठीक है। एंड आपका कंजंक्शन है, यू आपका सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडोनिगेशन, हैव मेन वर्ब, डू डज के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना, तो हैव आ गया। एंड यू डोंट हैव, और आपके पास क्या नहीं है, मनी। मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए क्या आ गया, मच आ गया, और मच के लिए क्या आ गया, वेरी आ गया। सब सही है, सब सही है, तो नो एरर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप में से ज्यादातर बच्चों ने ए ऑप्शन आंसर मार्क किया होगा। क्यों, क्योंकि वेरी मेनी आपने सुना नहीं है। इसीलिए मैं आपकी ये क्लास इसीलिए लेके आया हूं कि जो आपने कहीं नहीं सुना ना, वो आप यहाँ पे सुन पाए। और अगर पेपर में ऐसी चीज आ जाए तो कल को आपसे गलती ना हो, चाहे सारा जमाना गलत करके आ जाए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, आई क्विकली पैक्ड माई अ फ्यू बिलोंगिंग्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था माई फ्यू लिख सकते हो आप, लेकिन माई अ फ्यू नहीं लिख सकते हो। तो आई सब्जेक्ट है, क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, पैक्ड आपकी वर्ब है। पैक्ड क्या किया आपने, माई अ फ्यू नहीं लिखेंगे, माई फ्यू बिलोंगिंग्स लिख सकते। या तो अ फ्यू लिखिए या माई फ्यू लिखिए, दोनों की मीनिंग बराबर होती है। तो माई के साथ आ नहीं आएगा, माई फ्यू बिलोंगिंग्स, जो भी मेरा सामान था। जो बिलोंगिंग्स का मतलब है जो सामान हमारे साथ रहता है, ऑलवेज प्लूरल रहती है नाउन आपकी। एंड कंजंक्शन है, लेफ्ट आपकी क्या है, V2 है, क्योंकि आगे पैक्ड V2 था तो लेफ्ट भी है। एंड लेफ्ट व्हाट, द सिटी, इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी में एरर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन आई एम फीलिंग लिटिल बेटर नाउ। आफ्टर आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आफ्टर टेकिंग, टेकिंग व्हाट, द मेडिसिन, उसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपकी क्लॉज शुरू हो जाती है कि सब्जेक्ट है आपका, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, फीलिंग आपका क्या आ गया, मेन वर्ब आ गई। आई एम फीलिंग कैसा फील कर रहा हूँ, बेटर। तो बेटर आपका क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्योंकि फील आपकी लिंकिंग वर्ब है, इसीलिए आपका बेटर आ रखा है। अच्छा, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्यों आई है, जितना पहले अच्छा महसूस कर रहा था उससे और ज्यादा। तो यहाँ पे ना इम्प्लाइड
कंपैरिजन है, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे लिटिल किसका काम कर रहा है, आप कहोगे सर एडवर्ब का, लेकिन हमें ये देखना है कि लिटिल आएगा या अ लिटिल आएगा। एक बात बताइए, अगर आपने मेडिसिन ले ली है तो आप अच्छा फील करेंगे या नहीं करेंगे, सामान्यतः अच्छा फील करेंगे मेडिसिन लेने के बाद। तो सेंस कैसा चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहोगे सर पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए तो अ लिटिल का यूज होगा, ना कि लिटिल का, ठीक है। अगर यहीं पे होता डेस्पाइट टेकिंग द मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बावजूद, तो ऐसे केस में हम फिर अ लिटिल नहीं लिटिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि के बावजूद लिख दिया इसका मतलब है कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, तभी तो कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे, ठीक है, कि दवा लेने के बाद भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप लेवल के, आपके पूरे चैप्टर को ना दिमाग के खोल के रख देंगे क्वेश्चन जिस लेवल के हैं, ठीक है। एक बार देखो, वी आर हैविंग अ बिग पार्टी, वी हैव इन्वाइटेड अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और खतरनाक लेवल पे रिवाइज होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इसी जगह पे पॉज करो, अभी के अभी एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो लग कैसी रही है और कंटेंट का लेवल आपको कैसा लग रहा है। देखो इतने ही बड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वैसे ही मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए और स्पेशली डिजाइन करें। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, ये पीवाईक्यूज नहीं है, ये किसी के चोरी करे हुए नहीं है, खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं मेरे द्वारा, और आप लोगों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हो पसीना आने लग गया, क्यों, एसी चला नहीं पा रहा हूँ, गला खराब है, तबीयत खराब हो रखी है। तो भाई अगर मेहनत लग रही है ना कि कर रहे हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना भी आप लोगों का बनता है। तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, जितने भी जानने वाले हैं, सबको इस सीरीज से जोड़िए, क्योंकि ये वो सीरीज है जो कि CGL 25 में आप लोगों का पूरे के पूरे तरीके से चेंज कर सकता है मामला, पूरा गेम चेंजर साबित होगी सीरीज। देखो मैं बहुत ज़्यादा हाइप नहीं बनाता हूँ चीज़ों की, लेकिन बनानी चाहिए कई बार जब आप इतने अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं। तो अगर मैं कर रहा हूँ आपको लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाना है, ठीक है। आ जाइए, वी सब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज़ और समझना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़, सामान्यतः लोग कह देते हैं कि लिंकिंग वर्ब ING फॉर्म में नहीं लिखी जाती, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते हैं, बट कुछ लिंकिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना पॉसिबल है, जैसे फील वाली है, क्योंकि ये फीलिंग्स ना अक्सर टेम्परेरी होती है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है कि हमारी ना स्टेट बताती हैं, हमारे बारे में बताती हैं, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और उसको जोड़ने का काम करती है लिंकिंग वर्ब। तो सामान्यतः क्योंकि उसके बारे में बता रहा है तो कोई परमानेंट क्वालिटी होती है, तो हम मान के चलते हैं कि लिंकिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएंगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम फीलिंग बेटर या आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्या मैं जीवन भर अच्छा फील नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ना कभी। तो ये मेरा खराब फील करना या अच्छा फील करना, ये टेम्परेरी चीजें हैं, ये टेम्परेरी स्टेट्स हैं, और टेम्परेरी स्टेट्स के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस एकदम फाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आई एम फीलिंग कैसे लिख दिया, तो वो करेक्ट है, एकदम ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग आपकी मेन वर्ब है, वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग अ बिग पार्टी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या हैविंग आपका सही है, एकदम सही है। वी आर हैविंग का मतलब है वी आर ऑर्गेनाइजिंग। जब हैव पजेशन दिखाता है तो उसको कॉन्टिन्यूस में नहीं लगाते, अदरवाइज लगा लेते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप आ गया, नया आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ से, नई क्लॉज। तो वी सब्जेक्ट है, हैव आपकी क्या है, वर्ब है, वी हेल्पिंग वर्ब है, इन्वाइटेड आपकी क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे हैव मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। वी हैव इन्वाइटेड, इसको इन्वाइट कर चुके हैं, अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। अब आपको ये बात समझनी है मेरे भाई, अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड लिख रखा है, या तो आपके ना दो एक्सप्रेशन होते हैं, या तो हम लिखते हैं लॉट्स ऑफ, और या फिर हम लिखते हैं अ लॉट ऑफ। इनको या तो प्लूरल नाउन के लिए लिखा जाता है या अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये स्लाइटली इनफॉर्मल है, ठीक है, और ये स्लाइटली आपका फॉर्मल है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, करेक्ट दोनों है, ठीक है। अगर एग्जाम में दोनों आ रखे हो तो ए लॉट ऑफ को प्रेफर कर देंगे, बाकी सही दोनों होते हैं। तो या तो आपको लॉट्स को हटा के लॉट लिखना पड़ेगा या ए को हटाना पड़ेगा, तो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है द हाफ ऑडियंस। अब ये देखो, हाफ, ऑल और बोथ, ये तीनों ही आपके क्या होते हैं, प्री डिटर्मिनर होते हैं। प्री डिटर्मिनर होने का मतलब है ये डिटर्मिनर से पहले आते हैं, यानी आर्टिकल, पजेसिव केस या डेमोन्स्ट्रेटिव से पहले आते हैं। तो ऐसे केस में हाफ का प्रयोग बेसिकली कहाँ करेंगे, द के पहले करेंगे। तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे हाफ द ऑडियंस, तो हाफ द ऑडियंस लिखेंगे, ना कि द हाफ ऑडियंस। हालांकि हाफ को आर्टिकल द के बाद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हाफ को आर्टिकल के बाद लगाते हैं तब जो हाफ का मीनिंग होता है वो बेसिकली साइज के सेंस में आता है। तो क्या हम ऑडियंस का साइज बता रहे हैं कि आधे आधे ऑडियंस चले गए थे यहाँ से कट कट के, नहीं, संख्या,
संख्या को अगर आधा करना है या क्वांटिटी को आधा करना है तो ऐसे केस में डिटरमिनर या आर्टिकल से पहले हाफ आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो हाफ द ऑडियंस आपका सब्जेक्ट है, लेफ्ट V2 है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, बिफोर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द एंड। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द फिल्म। एंड आपका कंजंक्शन है। ईच ऑफ देम, क्योंकि ऑडियंस में बहुत सारे लोग होते हैं तो ईच ऑफ देम आ गया। ईच के साथ में ऑफ जब आता है तो आगे प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब आपकी कैसी आती है, सिंगुलर। वॉज फीलिंग, फीलिंग कैसे फील कर रहे थे, फीलिंग के लिए एडजेक्टिव आ गया बोर्ड, बोर्ड फील कर रहे थे तो ईच ऑफ देम वॉज बोर्ड, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। तो फीलिंग आपकी लिंकिंग वर्ब है। और कितना बोर्ड फील कर रहे थे तो टेरिबली आपका क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे भी देखो फील को हमने कौन से टेंस में लगा रखा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मेरे भाई, अगला आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। अ थर्ड ऑफ देम हैड ट्राइंगल्स एंड टू थर्ड्स हैड ग्रीन स्क्वायर्स और सर्कल्स। आई डोंट लाइक ईदर कलर्स और एनी डिजाइंस। आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। अपने आप से भी आंसर सोचने का प्रयास किया करो, गैस करने का। ठीक है, जल्दी से। देखो एक बार, देखो अ थर्ड ऑफ देम, अ थर्ड ऑफ देम का वही मतलब होता है जो वन थर्ड ऑफ देम का होता है। तो वन थर्ड हो गया या टू थर्ड्स हो गया। जब वन लिखते हैं तो ये सिंगुलर आता है, जब वन से बड़ा नंबर लिखते हैं तो प्लूरल आता है। तो जैसे वन के साथ सिंगुलर है वैसे ही अ थर्ड भी सही है। अ थर्ड का मतलब वन थर्ड। जैसे 100 रुपीज वैसे ही 100 रुपीज। जैसे अ थर्ड वैसे ही वन थर्ड। इसके आगे ऑफ आ गया, ऑफ के साथ प्लूरल देम आ गया प्रोनाउन। हैड आपका वर्ब आ गया, हैड व्हाट इसका ऑब्जेक्ट आ गया ट्राइंगल्स। ठीक है, एंड आपका बचा। अब अ थर्ड पे तो ट्राइंगल थे और टू थर्ड्स पे क्या था, तो हैड ग्रीन स्क्वायर्स। यहां पे ना ये रेड ट्राइंगल्स कर लेना, रेड कलर मिस हो गया गलती से, है ना क्वेश्चन में से, जो मेरी इंटेंशन थी लिखने की। तो अ थर्ड ऑफ देम हैड रेड ट्राइंगल्स एंड टू थर्ड्स हैड, और जो टू थर्ड्स थे, अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब वही है, टू थर्ड्स ऑफ देम, लेकिन ऑफ देम को रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो टू थर्ड्स आपका सब्जेक्ट बना, हेड वर्ब है, ग्रीन स्क्वायर्स और सर्कल्स। टू थर्ड्स के पास में या तो ग्रीन स्क्वायर थे या ग्रीन सर्कल्स थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हेड वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है ग्रीन स्क्वायर्स और ग्रीन सर्कल्स। तो ग्रीन यहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर आ जाएगा, तो सर्कल्स भी ग्रीन है, स्क्वायर्स भी ग्रीन है और ट्राइंगल आपके रेड है। आई मेन क्लॉज आ गई आपकी। ठीक है, हाँ मेन मेन क्लॉज आ जाएगी आपकी यहाँ से। अब मेन क्लॉज क्या है ना, सेमी कॉलन है यहाँ पे, तो नई क्लॉज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं था तो इसको मेन क्लॉज कहना भी सही नहीं होगा, है ना। तो देखो ये जैसे एंड है, एंड से उन दोनों को जोड़ा है, ये सेमी कॉलन से नई क्लॉज बनाई है हमने। ठीक है, ध्यान देंगे सिर्फ कॉमा से नहीं बनती है क्लॉज, लेकिन या तो फुल स्टॉप हम लगा दें या हम सेमी कॉलन लगा दें, तो इसके बाद में हम एक नई क्लॉज लिख सकते हैं इन दोनों के बाद। इसके बाद में सिर्फ हम फ्रेजेस लिखते हैं। ठीक है, आगे आई आपका सब्जेक्ट है, डोंट आपकी क्या है, वैसे यहाँ पर डोंट की जगह पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर है, डिड नॉट कर लेना। ठीक है, ये डिड नॉट कर लेना क्योंकि पास्ट की बात चल रही है ना। ठीक है, तो पास्ट में रहने देते हैं सेंटेंस को। डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपकी एडवर्ब ऑफ नेगेशन, लाइक आपकी मेन वर्ब, आई डिड नॉट लाइक क्या, ईदर कलर्स और एनी डिजाइंस। अब देखो डिजाइन कितनी है, आप कहोगे ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, तीन डिजाइन है। तो तीन, दो या दो से अधिक के, मतलब दो से अधिक के लिए क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। एनी के साथ में प्लूरल नाउन भी आ सकता है, सिंगुलर भी, तो डिजाइन्स भी सही है। लेकिन कलर कितने, एक रेड है और दूसरा आपका क्या है, ग्रीन है। तो रेड है और ग्रीन है, अगर आपके कलर कितने, दो हैं, तो कलर के लिए ईदर आ गया। लेकिन आपको बताया था कि ईदर हो, एन ईदर हो, नीदर हो या ईच हो, इनके साथ सिंगुलर नाउन आता है, इसलिए कलर्स नहीं कलर लिखना पड़ेगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में ना जल्दीबाजी में एक दो जगह पे एरर रह गए, बट कोई नहीं, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्लास के अंदर सब सही मिल जाएगा, प्रिंटेबल फाइल में भी सब सही मिलेगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रिंटेबल फाइल में बाद में बनवाता हूँ, पहले मैं क्लास के अंदर इसको कवर करता हूँ। ठीक है, देखो भाई, वी सब्जेक्ट है, स्पेंट आपकी वर्ब है, वी स्पेंट व्हाट, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। ध्यान देंगे डील ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो टाइम एकदम सही है, अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, क्या करते हुए, तो लुकिंग आपका पार्टिसिपल है, लुकिंग थ्रू, थ्रू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द नंबर ऑफ बुक्स। अब आपको पता होना चाहिए
अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये मैंने डिटर्मिनर उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पॉइंट बताया था आपको कि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है उसकी संख्या, द नंबर, एग्जैक्टली द नंबर। जैसे वहां पे क्वेश्चन मैंने कराया था डाउट वाले वीडियो में भी उसको डिस्कस किया था कि अ नंबर ऑफ कुछ ऐसे करके था, और वहां पे सेंस हमें चाहिए था बेसिकली उसकी संख्या का, अ नंबर ऑफ सेंचुरीज करके था, है ना, वर्ल्ड सेंचुरीज हैव इंक्रीज्ड ऐसे करके था, तो वो गलत था। हमें चाहिए था द नंबर ऑफ वर्ल्ड सेंचुरीज हैज इंक्रीज्ड, है ना, तो संख्या इंक्रीज होगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे भी वही चीज आपको ध्यान देनी है। तो थ्रू आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ बुक्स है, अब जैसे ही देखा कि उसका ऑब्जेक्ट है, तो द नंबर ऑफ का बुक मतलब है संख्या, तो हमने उसकी संख्या किस चीज के लिए, टू हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प करनी है, तो हिम ऑब्जेक्ट आ गया। किस चीज में हेल्प करनी है, तो टू फाइंड करने में, तो ये भी इन्फिनेटिव आ गया। हेल्प के बाद में आप बेयर इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, और टू प्लस वी1 भी। क्या फाइंड करना था, सम इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ सम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसके बारे में अबाउट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बट आपका क्या है, कंजंक्शन है। ही आपका सब्जेक्ट है, ऑलरेडी आपका एडवर्ब है, न्यू आपका V2 है, मोस्ट ऑफ इट उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मोस्ट ऑफ को हम बेसिकली अनकाउंटेबल के पहले यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट किसके लिए आया, तो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन के लिए इट आ गया। फिर एरर कहाँ है, एक बात बताइएगा, आपको जानकारी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो आप बहुत सारी किताबें देखेंगे या किताबों की संख्या देखेंगे। यू वर लुकिंग थ्रू मैनी बुक्स या उनकी संख्या को लुक थ्रू करोगे आप, बहुत सारी बुक्स देखोगे ना, तो आपको ना द नंबर ऑफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यू नीड अ नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि वी लुकिंग थ्रू अ नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबों को हमने देखा। अब देखो एसएससी ने अब तक इस वाले कॉन्सेप्ट को मतलब एग्जाम में नहीं पूछा है। एसएससी अब तक जस्ट इस पे चलता है कि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आएगा। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा, हो सकता है कल को पेपर थोड़ा सा भी सही बनाना हो तो पूछेगा वही जो आप पहले पढ़ चुके हो, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा घुमा देगा। और अगर ऐसे घुमा दिया तो भाई हाथ पैर फूल जाएंगे। इसीलिए पहले से आपको मेंटली तैयार रहना इन चीजों के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन से वाले पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। द नंबर ऑफ की जगह पे अ नंबर ऑफ आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी किताबें ढूंढी हैं, ना कि किताबों की संख्या। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है चूज द ऑड सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में या तो 3 सही है या 3 गलत है, जो आपको ऑड लगे, यानी कि या तो एक सही होगा या एक गलत होगा, वही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टोर सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है, टू लिफ्ट्स, 2 लिफ्ट हैं, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग। अब आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके डिटर्मिनर होते हैं ना, जैसे बोथ हो गया, जैसे ऑल हो गया, जैसे एवरी हो गया, ठीक है, जैसे आपका ईच हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका एनी हो गया, ठीक है, इन सब के साथ में आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने नॉट पहले लगा रखा है तो आप नॉट के साथ में एनी लगा सकते हो, नॉट के साथ में आइदर लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चल जाता है। आप ये भी कर सकते हो कि आप समटाइम्स ऐसे लिख दो, नॉट नॉट ऑल, जिसका मतलब होता है सम, या आप लिख सकते हो नॉट एवरी, जिसका मतलब होता है अगेन सम। तो नॉट एवरी या नॉट ऑल, जिसका मीनिंग बनता है सम, ठीक है। नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, इसका मतलब है कि बट मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। हर चिड़िया नहीं उड़ सकती, हर पक्षी नहीं उड़ सकता, लेकिन ज्यादातर उड़ सकते हैं। नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, सही है। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, नहीं। इससे बढ़िया तो हम ये लिखें कि नो बर्ड कैन फ्लाई, कोई चिड़िया नहीं उड़ सकती, कोई पक्षी नहीं, लेकिन वो आपका मीनिंग वाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो लिख दिया नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है। एक लिखा नो बर्ड कैन फ्लाई, और एक लिखा ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अब जब हम 3 सेंटेंस को देखते हैं ना मेरे भाई, सबसे पहले तो ऑल के साथ नॉट नहीं आ सकता, इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये वाला जो ग्रामर के हिसाब से सही है, नो बर्ड कैन फ्लाई, ग्रामर के हिसाब से सही है, बट मीनिंग वाइज ये गलत है, क्योंकि पक्षी तो उड़ते हैं, इसका मतलब है कोई नहीं उड़ता। ऊपर वाला सेंटेंस है नॉट ऑल बर्ड्स या नॉट एवरी बर्ड, अगर ऐसा लिखते हैं इसका मतलब होता है सम बर्ड्स, का ऑटोमेटिकली मीनिंग है बट
मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, बट ज्यादातर कर सकते हैं। इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोथ के साथ नॉट आ रखा है, इनकरेक्ट है। एनी पर्सन सब्जेक्ट है, कैन नॉट आ गया, कैन हेल्पिंग ऑफ नॉट एडवर्बिएशन, बी मेन वर्ब है। ट्रस्टेड आपका ये एडजेक्टिव कह सकते हो, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हो, पैसिव स्ट्रक्चर है। और प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है दिस जॉब, इसका मतलब ये भी गलत है क्योंकि एनी के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एवरी बुक वॉज नॉट प्लेस्ड, अगेन एवरी के साथ नॉट आ रखा है, इनकरेक्ट है। दे डिड नॉट इनवाइट, तो दे सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, इनवाइट मेन वर्ब है, एनी पर्सन उसका ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि नॉट के बाद एनी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका फोर्थ सेंटेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन इनकरेक्ट थे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, द फ्यू मिल्क। अब देखो मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का प्रयोग करते हैं, ना कि फ्यू का। तो द लिटिल मिल्क, कौन से लिटिल मिल्क की बात कर रहे हैं, दैट वॉज स्टोर्ड, जिसको स्टोर किया गया था। क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में सिंगुलर वर्ब आ गई, वॉज स्टोर्ड कहाँ पे, इन द बॉटल, बॉटल में। अब मिल्क सब्जेक्ट था, उसके हिसाब से वॉज आ गई, वॉज थ्रोन, उसको फेंक दिया गया, पैसिव स्ट्रक्चर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कहाँ फेंक दिया गया, अवे यानी कि दूर, और किसके द्वारा, तो बाई प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है माई मदर। आप कहोगे ए पार्ट में एरर है, लिटिल की जगह पे, मतलब फ्यू की जगह पे लिटिल का यूज करेंगे। और द लिटिल एकदम सही है, क्योंकि दूध को डिफाइन कर रखा है, कौन सा दूध, वो वाला जो कि स्टोर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, राधिका मस्ट हैव स्पेंट मेनी स्लीपलेस नाइट्स थिंकिंग अबाउट एवरी वर्ड दैट आई सेड टू हर। राधिका सब्जेक्ट है, मस्ट हैव स्पेंट, पक्का ऐसा काम होगा। लॉजिकल डिडक्शन के लिए जब हम लॉजिकली कोई चीज डिड्यूस करते हैं, तो हम मस्ट हैव प्लस वी3 लगा देते हैं कि ऐसा तो पक्का हुआ होगा। पक्का ऐसा हुआ होगा, तो राधिका सब्जेक्ट है, मस्ट हैव हेल्पिंग वर्ब है, स्पेंट आपकी मेन वर्ब है। क्या स्पेंड करी होंगी उसने, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, जनरली पास्ट की घटना को बता रहा है। मैनी अ स्लीपलेस नाइट्स, अब आपको पता होना चाहिए, मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, मैनी ए के साथ सिंगुलर आता है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, जैसे देखा मैनी अ स्लीपलेस नाइट्स लिख रखा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन आता है। मैनी ये वही सेंस देता है जो ईच और एवरी देते हैं, बस फर्क क्या है, ईच एवरी सब में से प्रत्येक की बात करते हैं, और मैनी एक कुछ में से प्रत्येक की बात करता है। और क्या करते हुए उसने स्पेंड करी होंगी, तो थिंकिंग आपका पार्टिसिपल है, अबाउट एक प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है एवरी वर्ड। अब वर्ड्स की संख्या मतलब डेफिनेट नहीं है, बहुत सारे शब्द मैंने कहे होंगे। ठीक है, दैट आई, तो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट है, आई सब्जेक्ट है, सैड आपकी वर्ब है, टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हर। कह दोगे आप कि इस पार्ट में एरर है, नाइट्स की जगह पे नाइट आएगा, मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एवरी बॉय सब्जेक्ट है, कैन नॉट बी ट्रस्टेड ब्लाइंडली। हर बॉय को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एरर देखते ही आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि एवरी बॉय के साथ में, ठीक है, एवरी बॉय अगर लिख दिया ये सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आएगी वो ठीक है, लेकिन एवरी अगर आ गया तो नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमें या तो लिखना चाहिए कि नो बॉय कैन बी ट्रस्टेड, तो पहला इसका ऑल्टरनेटिव हमारे मन में आएगा कि सर एवरी बॉय कैन नॉट तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन नो बॉय कैन बी ट्रस्टेड ब्लाइंडली, किसी भी लड़के को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ऑनेस्ट। अब आगे बट कंजंक्शन है, मोस्ट ऑफ देम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, उनमें से ज्यादातर, आर आपकी वर्ब है, कैसे हैं वो, ऑनेस्ट है, कितने ऑनेस्ट है, वेरी यानी कि बहुत ऑनेस्ट है, एंड आपका कंजंक्शन है, कैन बी ट्रस्टेड ब्लाइंडली। एक तरफ कह रहे हो कि नो बॉय कैन बी ट्रस्टेड, फिर कह रहे हो कि मोस्ट ऑफ देम कैन बी ट्रस्टेड, ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब है कि नो बॉय वाला जो है ना, वो मीनिंग वाइज गलत हो रहा है। अगर मीनिंग वाइज ये गलत हो रहा है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉट एवरी बॉय, हमें लिखना चाहिए कि नॉट एवरी बॉय कैन बी ट्रस्टेड, हर एक लड़के को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी ट्रस्टेड ब्लाइंडली। तो ये इस तरीके से, तो नॉट एवरी बॉय लिखेंगे, और हम नो बॉय अगर लिख रहे थे तो वो आपका गलत था मीनिंग वाइज, तो नो बॉय कैन, ये आपका मीनिंग वाइज गलत है, लेकिन नॉट एवरी वाला जो बन रहा है वो आपका एकदम सही बन रहा है। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा सर, ये वाले में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। मुश्किल क्वेश्चंस में बस 2-4 और हैं, फिर आपके PYQs आ जाएंगे जो कि रिलेटिवली आपको आसान लगेंगे। चूज द ऑड सेंटेंस, तो ऑड सेंटेंस बताना है आपको 3-4 में से। वुड यू लाइक एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक। अब देखो सम और एनी का जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में सामान्यतः एनी आता है, जबकि पॉजिटिव सेंटेंसेस या यूं कहूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सामान्यतः आपका सम आता है। हालांकि कुछ
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पे हम बेसिकली रियल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम किसी से बेसिकली कुछ मांग रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो या तो किसी से कुछ रिक्वेस्ट करें, या किसी को कुछ ऑफर करें, या फिर कुछ ऐसा पूछें जिसका जवाब हम चाहते हैं कि सामने वाला हाँ दे। तो ऐसे केस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी की जगह सम आ सकता है, पहली चीज। दूसरा और ध्यान देंगे, समटाइम्स हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सम का यूज कर सकते हैं। अगर मैंने नॉट लिखा है और नॉट के बाद एनी लिख दिया, इसका मतलब है 0, ठीक है। लेकिन अगर मैंने नॉट लिखा है और नॉट के साथ सम लिखा है, इसका मतलब आता है सम। आप कहोगे तो स्ट्रेंथ सी बात कर रहे हो, बिल्कुल। मान लीजिए एक एग्जाम पेपर हो रहा है जिसमें 15 क्वेश्चन हैं, आप कहते हो आई कुड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, तो नॉट प्लस एनी, इसका मतलब है आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे। मैं आपसे आके कहता हूं कि आई कुड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, आप क्या मानोगे? 0 क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। बट अगर यहीं पे मैं ये कहूं यार आई कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, का मतलब है ज्यादातर मैंने कर लिए, बस कुछ को नहीं कर पाया, यानी कि कुछ कर लिए, कुछ नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है नेगेटिव में सम भी चल जाता है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी समटाइम्स हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, ये बड़े ध्यान देने की बात है। जब भी आइडिया ऑफ फ्री चॉइस दिखाना हो, यानी कि जहां पे एनी का मतलब हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कौन है, एनी मतलब आइडिया ऑफ फ्री चॉइस, तो फिर पॉजिटिव में भी एनी आ जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, वुड यू लाइक एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक, क्या आप खाने पीने के लिए कुछ लेंगे। एनी अगर लिख दिया तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या है? नो। यानी कि हमारे घर कोई गेस्ट आया और हम कह रहे हैं कुछ लोगे नहीं ना, नहीं लोगे ना, मत मना करो ना यार, ऐसा होता है नहीं। हम अगर किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो वो इस इंटेंशन के साथ ऑफर करते हैं कि सामने वाला लेगा। तो ये एग्जैक्टली ना क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऑफर है। वुड यू लाइक के साथ में हम ऑफर करते हैं, तो वुड यू लाइक के साथ हमेशा आपको सम वाला यूज करना है, ना कि एनी वाला। इसीलिए वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। ऐसे ही यू कैन चूज एनी पर्सन हु यू थिंक कैन हेल्प यू। यू सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, चूज मेन वर्ब है, एनी पर्सन उसका ऑब्जेक्ट है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यू सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है। हु रिलेटिव प्रोनाउन के लिए वर्ब आ गई कैन, इसीलिए हु आएगा। हु मत समझ लेना यहाँ पे, क्योंकि यू थिंक तो आपका बीच में एक एडिशनल फ्रेज है, हु के हिसाब से कैन ठीक है। हेल्प आपकी मेन वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है। ये आइडिया ऑफ फ्री चॉइस है। जो आपको जो आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकता है उसको चूज कर लीजिए, फ्री हो आप। सो द आइडिया ऑफ फ्री चॉइस। सेंटेंस पॉजिटिव है, उसके बाद भी आपका एनी एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मेरे भाई? क्योंकि आइडिया ऑफ फ्री चॉइस को दिखा रहा है। तो दोनों पहले करेक्ट है। कैन आई गेट सम मनी, क्या मुझे कुछ पैसा मिल सकता है? यू आर रिक्वेस्टिंग समबडी, और रिक्वेस्ट करने के सेंस में इट इज नॉट अ रियल क्वेश्चन, एंड बिकॉज इट इज नॉट अ रियल क्वेश्चन, ऐसे केस में सम का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम को अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई सब्जेक्ट है, कुड नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉग्नाइज आपकी क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले में तो एरर था ना यार, है ना, ये में इसमें एरर नहीं था, इसमें नहीं था। आई सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, रिकॉग्नाइज मेन वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है सम गेस्ट्स, इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है माय बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एनी गेस्ट लिख दिया होता तो वो गलत हो जाता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी बर्थडे पार्टी हो और आप एक भी गेस्ट को रिकॉग्नाइज ना कर पाओ? अगर एनी लिख दिया ना बेटा जी, तो आग लग जाएगी, सेंटेंस में गलत हो जाएगा, क्योंकि एनी नॉट के साथ 0 का सेंस देता है। अगर आपने लिख दिया ना आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी गेस्ट, मतलब है कि आपने किसी रिश्तेदार को नहीं पहचाना। फिर भैया जी काय की बर्थडे पार्टी आपकी थी, फिर तो किसी और की रही होगी। आपकी बर्थडे पार्टी है, यानी कि नॉट के साथ में सम धूमधाम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेंटेंस ये भी करेक्ट है। एरर कौन सी पार्ट में? मतलब पहले तीनों, ये तीनों आपके करेक्ट हैं, इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकते। आंसर अल्टीमेटली कौन सा है? ये है, क्योंकि ये एकमात्र इनकरेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा पहला वाला, तो ध्यान देंगे भाई। आगे, ही हैज अ गुड चांस है, तो ही सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है। देखो एज आपका एक एडवर्ब है, अब आपको पता होना चाहिए एज है, तो है, हाउ है, टू है, इसके अलावा दिस और दैट भी होते हैं जो कि थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। जब ये वाले एडवर्ब, यहाँ पे दिस और दैट आपके पजेसिव केस नहीं है, सॉरी डिटर्मिनर नहीं है, ठीक है। जब ये आए, साथ ही साथ में एक एडजेक्टिव भी आए और नाउन भी आए, तो सामान्यतः इस नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। कहाँ पे? एडजेक्टिव और नाउन के बीच में।
ही सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, एज आ गया, गुड आपका एडजेक्टिव आ गया, गुड अगर एडजेक्टिव है तो एज आपका क्या है, तो आपको हो गया एडवर्ब है, तो ए आपका आर्टिकल है, चांस आपका नाउन है। आपको होगी ये स्ट्रक्चर देखने में ऑड बेशक लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट है क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर से करेक्ट है। ठीक है, एज आपका आ गया, एज इसको पेयर बनाने के लिए, पूरा करने के लिए, एज समबडी। अब आपको पता होना चाहिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, कि आपके पास में उतना ही अच्छा चांस है जितना कि किसी के भी पास है। आइडिया ऑफ फ्री चॉइस, और आइडिया ऑफ फ्री चॉइस को हम एनी से दिखाते हैं, ना कि सम से। तो एनी बडी हमें लिखना पड़ेगा, ना कि समबडी। ठीक है, और किस चीज का, तो ऑफ विनिंग द रेस। तो आइडिया ऑफ फ्री चॉइस है, जितना किसी और के पास चांस है उतना ही आप लोगों के पास भी चांस है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ फ्री चॉइस है। नेक्स्ट देखेंगे, आई स्टिल टेक अ लॉट ऑफ फोटोज बट नॉट एज मच एज आई यूज्ड टू। आई सब्जेक्ट है, स्टिल आपकी क्या है, एडवर्ब है, टेक आपकी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस चल रहा है। आई स्टिल टेक अ लॉट ऑफ, यानी बहुत सारे क्या फोटोज, अ लॉट ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं बहुत सारे फोटोज लेता हूं, बट लेकिन नॉट एज मच एज आई यूज्ड टू आपका मॉडल है, पास्ट हैबिट को दिखाता है, जो कि अब नहीं है। आई सब्जेक्ट है, एज मच एज बेसिकली यहाँ पे उस क्वांटिटी को दिखा रहा है। अब भाई क्वांटिटी किसकी दिखानी है, फोटोज की। फोटोज कैसा नाउन है, आप कहोगे प्लूरल। प्लूरल नाउन के लिए आप मैनी का प्रयोग करते हो, मच का, आप कहोगे सर मैनी का प्रयोग होता है, ये नॉट एज मैनी एज लिखेंगे, ना कि एज मच एज। ठीक है, तो मैनी का प्रयोग होगा, ना कि मच का। नेक्स्ट देखेंगे अगला, 25 नंबर क्वेश्चन है, नॉट अ वन पर्सन रिमेंबर्ड सागर्स बर्थडे तो ही वॉज एंग्री विथ मोस्ट ऑफ अस। नॉट अ वन पर्सन कभी नहीं कहते हमें, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। नॉट अ सिंगल पर्सन हमें कहना चाहिए, ना कि नॉट अ वन पर्सन। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो बेसिक मतलब स्पोकन में आपको बहुत यूज करनी पड़ती है। एसएससी वालों का भरोसा नहीं, किस चीज पर क्वेश्चन पूछ ले, तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार का भी क्वेश्चन डाल दिया है। तो हम लिखते हैं नॉट अ सिंगल पर्सन। सिंगल भी एक का सेंस देता है, आर्टिकल ए भी एक का सेंस देता है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ आते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, रिमेंबर्ड आपकी वर्ब है, क्या रिमेंबर नहीं किया लोगों ने, सागर्स बर्थडे, सागर का जन्मदिन, सो इसीलिए ही सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था, विथ मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर से। ये पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 26, आई रिसीव्ड एन एसएमएस फ्रॉम सम स्टूडेंट्स यस्टरडे, ही वॉज फ्रॉम कर्नाटका। आई सब्जेक्ट है, रिसीव्ड वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है एन एसएमएस। एसएमएस में ए का साउंड है, इसीलिए आर्टिकल एन आ रखा है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है सम स्टूडेंट्स। अगर सम स्टूडेंट्स का मतलब है कुछ छात्र, जो कि एक से ज्यादा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे ही की साथ जगह पे क्या आएगा, दे। लेकिन अगर मैंने कहा एक एसएमएस, कई सारे बच्चों से मिलके एक एसएमएस आएगा, या एक बच्चे से एक एसएमएस आएगा। क्योंकि यहाँ पे एसएमएस एक है, तो मैं ये भी मान के चल सकता हूँ कि ये जो ही है वो तो सही है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट कर दूं, कोई स्टूडेंट, अननोन का सेंस है। आई रिसीव्ड एन एसएमएस फ्रॉम अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से मुझे कुछ मैसेज मिला, तो अ स्टूडेंट का सेंस है, इसीलिए स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट लिखेंगे सम के साथ, सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है। फाइनली यहाँ से पीवाईक्यूज आपके आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आप स्पीड में भी कर पाएंगे, हम भी स्पीड में करा पाएंगे, है ना। देखते हैं एक बार, वाई डिड द टीचर आस्क ऑल फॉर ऑफ यू टू स्टे बैक इन द क्लास इन द ब्रेक। वाई आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, द टीचर आपका सब्जेक्ट है, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आस्क, ऑल फोर ऑफ यू, ये आपका ना बेसिकली ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, अभी 45 दिन 45 मैराथन में कराया भी था। आस्क वर्ब है, आस्क हुम, तो ऑल फोर ऑफ यू, ऑल प्री डिटर्मिनर है, इसीलिए नंबर से पहले आ रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऑल फोर ऑफ प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट यू है। किस चीज के लिए कहा था, तो 2+v बना गया, आस्क के साथ में सामान्यतः आता ही है ये। ठीक है, बैक, स्टे बैक आपका, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है, और कहाँ पे स्टे बैक करना है, इन प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है क्लास, इन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द ब्रेक। अब देखो, डिड के साथ आस्क्ड v2 नहीं आ सकता है, गलत हो गया, आस्किंग नहीं आ सकता है, आस्क यू ऑल फोर नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, ये प्रीवियस नहीं है, द मैनेजर हैज गिवन द क्लर्क अनदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। अब देखो, द मैनेजर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, गिवन मेन वर्ब है, द क्लर्क ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या दिया है, अनदर इंपॉर्टेंट वर्क। वर्क आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम अनदर का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए एन जहां पे आ सकते हैं, वहां पे आपका बेसिकली अनदर आ सकता है, तो अनदर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऐसे केस में हमें क्या लगा देना चाहिए, या तो हमें बेसिकली अदर इंपॉर्टेंट वर्क कर देना चाहिए,
एन हट जाएगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अदर का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना कि आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आई हैव एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। तो यहां पे भी हम ये लिख सकते हैं, या तो अदर इंपॉर्टेंट वर्क लिख दो या अनदर इंपॉर्टेंट हट जा अनदर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो अनदर इंपॉर्टेंट पीस लिखो या अदर इंपॉर्टेंट वर्क लिखो, बी पार्ट में एरर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी लगेगा तब इसको कैसे लिखें, अनदर पीस ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क या अनदर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। सामान्यतः जब हम ऐसे फ्रेज लगाते हैं ना पीस ऑफ वगैरह, तो एडजेक्टिव को पीस के साथ लिखते हैं, ना कि वर्क के साथ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये बेसिकली सेंटेंस देखना है कौन सा सही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ 8 राउंड प्लैनेट्स द फ्यू रॉक्स इन बिटवीन। द फ्यू को कोई सेंस ही नहीं बनेगा। देखो दिस सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी, किसकी स्टोरी है, तो ऑफ प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है। 8 राउंड प्लैनेट्स, राउंड प्लैनेट्स यानी गोल प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा द फ्यू रॉक्स, अब मेरे भाई द फ्यू रॉक्स नहीं, सम रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो सम रॉक्स के सेंस में आ फ्यू का यूज करेंगे, ना कि द फ्यू। द फ्यू का यूज तब करते हैं द फ्यू रॉक्स दैट, और फिर आगे कुछ लिख रखा होता हमने, रिलेटिव प्रोनाउन से जब डिफाइन करते हैं तब सामान्यतः द वाला आता है। तो आ फ्यू रॉक्स इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है बिटवीन, एंड सम कॉमेट्स, और कुछ कॉमेट्स की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे फ्यू रॉक्स है, फ्यू रॉक्स का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर नहीं है, कुछ है, ठीक है। फ्यू रॉक्स है, ना के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। आ फ्यू एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा सर फ्यू क्यों नहीं हो सकता है। मेरे भाई एक बात बताओ, जब हमने लिखा है कि बीच में रॉक्स हैं तो फिर उन्हीं की कहानी होगी ना अल्टीमेटली, तो सिंपल सी बात है। दिस इज द स्टोरी ऑफ 8 राउंड प्लैनेट्स, ठीक है, जिनके बीच में अ फ्यू रॉक्स हैं। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तो एवरीवन अगर आ रखा है तो पजेसिव केस में दोज नहीं आएगा मेरे भाई, पजेसिव केस में हिज पेरेंट्स आएगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था कि ईच एवरी वगैरह अगर कुछ आ जाए तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि हमें हिज का प्रयोग करना है, ना कि देयर का, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स। पहली बात तो ऑफ के पहले एवरी नहीं आता है, दूसरा टू की बात है तो वैसे भी एवरी नहीं आएगा, हमें ईच ऑफ द टू गर्ल्स लगाना चाहिए, या ईदर ऑफ द टू गर्ल्स भी हम लिख सकते हैं। लेकिन ईदर ऑफ लिखने में थोड़ा सा ये है कि कुछ लोगों को लगेगा दो में से एक की बात कर रहे हैं, एक को ही मिलेगा, लेकिन अगर दोनों को दिखाना है तो ईच लगा देंगे, ठीक है। सो ईच सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन, दो टू गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गेट मेन वर्ब है, द रिवार्ड उसका आगे ऑब्जेक्ट है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, इन हिज कैरेक्टर आई कुड हार्डली फाइंड समथिंग। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता चुका हूं कि अगर नहीं बताया डिटर्मिनर में, तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं बताया तो यहाँ पढ़ लेना कि अगर कुछ भी नेगेटिव फ्रेज आपका आ जाता है तो नेगेटिव के बाद में हम एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ना तो हम सम लगा सकते हैं, ठीक है, कई बार सम लगा मिलेगा आपको, तो कई बार मैनी लगा मिलेगा आपको, तो कई बार मच लगा मिलेगा आपको, तो कई बार आपके सामने नो लिख देता है, तो डबल नेगेटिव की वजह से गलत हो जाता है। कुछ भी नेगेटिव है, नेगेटिव में कई बार विदाउट आएगा, ठीक है, तो कई बार आपका नॉट आएगा, तो कई बार आपका नो आएगा, तो कई बार आपका हार्डली आएगा, ये सब नेगेटिव है। इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हिज कैरेक्टर, आई सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, हार्डली एडवर्ब नेगेशन है, फाइंड मेन वर्ब है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब है समथिंग नहीं एनीथिंग, तो फाइंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग कैसी, वर्थी आपका एडजेक्टिव है, एनीथिंग को डिफाइन कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है एडमायरेशन। कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, इस वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ठीक है, द कमिटी डिसाइडेड टू एडजॉर्न द मीटिंग एज मेनी ऑफ देयर मेंबर्स वर एब्सेंट। द कमिटी आपका सब्जेक्ट है, डिसाइडेड आपकी वर्ब है, टू एडजॉर्न क्या डिसाइड किया, तो एडजॉर्न करना, तो 2+V1 आपका इन्फिनिटिव आ गया। किस चीज को एडजॉर्न करना है, एडजॉर्न करने का मतलब होता है स्थगित करना। द मीटिंग क्यों स्थगित करना था, तो एज आपका कंजंक्शन है, रीजन बता रहा है क्योंकि मैनी ऑफ देयर मेंबर्स। अब देखो देयर पजेसिव केस है, ये भी डिटर्मिनर के अंदर ही आता है, देयर मेंबर्स नहीं लिख सकते क्योंकि कमिटी तो एक यूनिट है, और यूनिट के लिए बेसिकली हमें क्या लिखना होता है, इट्स लिखना होता है। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा जब मेंबर थे ही नहीं तो डिवीजन हो गया, ये तो यूनिट ही नहीं है बेटा।
कमिटी तो यूनिट है ना, कमिटी के मेंबर्स तो एक यूनिट के मेंबर्स होते हैं ना, लोगों के मेंबर थोड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे देयर लगाने का कोई सेंस नहीं है, इट्स मेंबर हमें लिखना पड़ेगा। तो इट्स मेंबर्स, और मेंबर्स क्योंकि सब्जेक्ट है तो वर आपकी वर्ब है, एब्सेंट आपका एडजेक्टिव है क्योंकि एब्सेंट थे। कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? इस वाले में। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि लिटिल हो या फ्यू हो, ठीक है, लिटिल और फ्यू के साथ में ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपके, ये नेगेटिव सेंस देता है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कई बार अ लिटिल लिख सकते हैं और अ फ्यू लिख सकते हैं, ठीक है, अ लिटिल भी लिख सकते हैं और अ फ्यू भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होता है। मैंने आपको माई लिखना भी बताया था। इसके अलावा हम ना ध्यान देने वाली बात यह है कि वेरी लिटिल और वेरी फ्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका वही मीनिंग होता है जो कि ओनली अ लिटिल या ओनली अ फ्यू का होता है। यानी कि ओनली आता है तो आर्टिकल ए आता है, वेरी आता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। यहाँ पे अगर वेरी आ रखा है तो अ नहीं आएगा। सो देयर आपका सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आगे इज वर्ब है, वेरी लिटिल टाइम आपका सब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है देम। इस चीज के लिए तो पर्पज बता रहे 2+v1 इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, और प्रेपोजिशन है 10 उसका ऑब्जेक्ट है। तो वैसे पढ़ाते पढ़ाते ना अब तो जीप भी थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी है, बट कोई नहीं, 15-16 क्वेश्चन और हैं। एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, अब देखो ये दोनों ही क्या है, अगर एवरी आ गया है तो चाहे 2 नाउन आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ईच एवरी, ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूँ, तो हिज का प्रयोग करेंगे ना कि देयर। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस। तो ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑल यहाँ पे अस के लिए आया है तो प्लूरल है, तो वर आपकी प्लूरल वर्ब सही है। कैसे थे हम लोग? नर्वस थे, तो वर आपकी लिंकिंग वर्ब है, नर्वस एडजेक्टिव है। कितने नर्वस थे? अ लिटिल, यानी कि थोड़े से नर्वस थे, पॉजिटिव सेंस है। अब तक तो पॉजिटिव सेंस सही लग रहा है। वैन कंजंक्शन है, वी सब्जेक्ट है, केम, बात पास्ट की चल रही है तो केम आ गया, कहाँ पे आए थे तो केम के साथ इनटू आ गया, प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है दिस रूम, और कब? टुडे। आप कहोगे सब कुछ सही है, सब कुछ सही तो नो एरर। कुछ बच्चों को लग सकता है सर नर्वस मतलब अ लिटिल नर्वस की जगह पे अगर लिटिल नर्वस लिख देते तो नेगेटिव सेंस बना देते तो वो भी सही होता। जब हमें पता ही नहीं कि जब हम रूम में आए थे तो नर्वस थे या नहीं, सेंटेंस में कोई ऐसा हिंट नहीं है जहां से हम ये श्योरिटी से कह सकें कि हम नर्वस थे या नहीं थे। अगर ऐसा कोई सेंस नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि थे। भाई हम कोई बात तभी तो बताएंगे जब नर्वस होंगे, इसका मतलब है मान के चलेंगे कि थे। अगर नर्वस थे तो अ लिटिल आपका एकदम करेक्ट है, तो नो एरर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ हैंड्स मीट। डू यू अर्न, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। डू यू मच, अर्न सो मच। अब डू यू अर्न सो मच, सो मच का मतलब हो तो बहुत सारा, लव यू सो मच। हम ये थोड़ी ना कहना चाह रहे कि बहुत सारा कमाते हो जीने के लिए। यहाँ पे आगे लिख रखा है टू मेक बोथ हैंड्स मीट, जो कि एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है गुजारा भत्ता करना। आगे अगर 2+v1 आ रखा है तो सो मच नहीं, इनफ का यूज करेंगे। हम पूछना चाहते हो कि क्या जी पर्याप्त कमा लेते हो जिससे खर्चे चल पाए, इनफ का सेंस है ना कि सो मच का, तो ये सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो सो मच की जगह पे इनफ का यूज कर लेंगे। आगे, नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री। तो देखो ध्यान देंगे, ऑफ के पहले कभी भी नो वन नहीं आता है, ऑफ के पहले नन का प्रयोग करते हैं, ऑफ के पहले नन का प्रयोग करते हैं। नो वन अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे एवरीवन है, समवन है, एवरीथिंग है, समथिंग है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑफ के पहले नहीं आते हैं, क्योंकि अगर ऑफ के पहले लगा रखा है इसका मतलब है कि ये तो देम में से नो वन की बात कर रहे हैं, तो ये तो डेफिनिट हो गया। भाई देम तो डेफिनिट है, प्रोनाउन है, उसमें से कोई नहीं, डेफिनिट है, जबकि नो वन अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो नो वन ऑफ देम, ये ऑफ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है देम, केम आपकी वर्ब है, ठीक है, कहानी है तो टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का बेसिकली शुरुआत जब करते हैं ना, ऑफ प्रीपोजिशन आवर न्यू फैक्ट्री, ठीक है, कौन से वाले पार्ट में? बी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, ऑल दीज बॉयज सब्जेक्ट है, जिसमें से दीज आपका डिटर्मिनर है, ऑल प्री डिटर्मिनर है, बॉयज आपका मेन नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो हैव आपका सही है, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, कहाँ? तो टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कॉलेज, विदाउट आ गया, विदाउट अगर आ गया तो उसके बाद में एनी आएगा, ना कि फ्यू वगैरह, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो विदाउट आ जाए, हार्डली आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके बाद में सिर्फ एनी आता है, ना तो फ्यू आएगा, ना कुछ और आएगा, ना सम आएगा, ना कुछ और आएगा। द बोथ चिल्ड्रन, भाई कैसा है ये फ्रेज? आप कहोगे सर बोथ तो प्री डिटर्मिनर होता है, इसीलिए बोथ द चिल्ड्रन लिखते हैं, ना कि द बोथ चिल्ड्रन। तो बोथ द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, गो आपकी वर्ब है, प्लूरल वर्ब आ गई, टू द सेम स्कूल, ये इसका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का।
इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, तो इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, एस्टिमेटेड आपकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर होना है, दैट आपका कंजंक्शन है। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट, अब देखो मोस्ट ऑफ के आगे या तो हम प्लूरल नाउन लिखते हैं या अनकाउंटेबल लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द मनी, या मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि या तो प्लूरल नाउन चाहिए या अनकाउंटेबल। ये एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है जो आदी होते हैं, अब ये अनकाउंटेबल तो है नहीं, इसका मतलब ये प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए एडिक्ट्स हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स, जो कि अपने आप में हुपिंग 85% इन गॉड्स ओन कंट्री केरला, भगवान के खुद के घर केरला में 85% है आर। अब देखो ये देखा भी आपने, मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स प्लूरल बनेगा क्योंकि नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। तो जो एडिक्ट्स होते हैं उनका ज्यादातर यानी कि 85% जो 25 साल से नीचे के हैं, ऐसा कहा गया है। तो कौन से वाले पार्ट में? सी वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, देयर इज फ्यू टू बी सैड ऑन बोथ साइड्स। तो देयर इज अगर आ गया आपका तो फ्यू नहीं लिखेंगे, हम कहते हैं ना कहने के लिए कुछ नहीं बचा, ये अनकाउंटेबल सेंस होता है। तो देयर इज लिटिल टू बी सैड, कहने के लिए कुछ है ही नहीं, देयर इज लिटिल टू बी सैड, तो फ्यू नहीं लिटिल आएगा, ठीक है। ये फिक्स फ्रेजेस होते हैं, ध्यान रखेंगे। सी वांटेड टू बेक अ केक फॉर हर ब्रदर्स, सी सब्जेक्ट है, वांटेड आपकी वर्ब है, क्या चाहती थी वो? टू बेक, बेक करना, क्या बेक करना? अ केक, एक केक, किसके लिए? तो फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। हर आ गया आपका प्री डिटर्मिनर है, बोथ आ गया। अच्छा देखो, जैसे ही आप इसको देखोगे ना तो बोथ प्री डिटर्मिनर होता है, ना कि हर, ठीक है। तो हर आपका नॉर्मल डिटर्मिनर है, तो बोथ पहले आएगा, हर यहाँ पे आएगा। ये ओरिजिनल सेंटेंस नो एरर था, मैंने जानबूझ के इसको चेंज किया है क्योंकि कुछ बच्चे किताबों से रट्टा मार के आए होंगे और वो इसको नो एरर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोथ हर लिखना पड़ेगा, ना कि हर बोथ, ठीक है। मैंने 45 दिन 45 मैराथन में आपको ये करा दिया था, तो ज़्यादातर बच्चे वहाँ भी देख के आए होंगे और समझ के तो आए नहीं होंगे, सिर्फ रट्टा मार के चले आए होंगे। रट्टा मार के आओगे बेटा जी तो ऐसे ही फंसोगे। तो नो एरर अगर मारने की गलती करिए तो गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने खुद से चेंज कर दिया, ओरिजिनल क्वेश्चन नो एरर था। प्लेटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ। प्लेटिनम आपका सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, कॉस्टलियर आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे देन है तो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव आ रखा है। एनी अदर मेटल, जब भी कंपैरिजन के केस में आपका एनी आए या कंडीशनल सेंटेंस में एनी आए तो एनी के साथ सिंगुलर नाउन आता है, ना कि प्लूरल। तो एनी अदर मेटल लिखेंगे दैट इज फाउंड ऑन अर्थ। ऑन अर्थ आपका फिक्स फ्रेज होता है, जिसका मतलब होता है पूरे इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो कौन से वाला पार्ट में आ रहा है? डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स। भाई जैसे आपने देखा मैनी के आगे ग्रेट लगा दिया, बार बार इस बात को एम्फेसाइज करता हूँ, मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन, मैनी के साथ प्लूरल नाउन, लेकिन ग्रेट मैनी या गुड मैनी लिख रखा हो, नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इसके साथ में आर्टिकल भी आता है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लूरल, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आगे से प्लूरल है तो आर आपकी रिलेटिव वर्ब के बाद में प्लूरल वर्ब आ गई। गुड आपका बेसिकली एडजेक्टिव है, एट, गुड एट, बैड एट, एक्सपर्ट एट, ये सब आ जाते हैं। एट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अदर सब्जेक्ट्स। परफॉर्म आपकी वर्ब है जो कि स्टूडेंट सब्जेक्ट था, ठीक है। परफॉर्म हाउ? पुअरली, पुअरली परफॉर्म करते हैं किसमें? इन इंग्लिश, इंग्लिश में। कुछ बच्चों को लग सकता है कि क्या सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, मैनी ग्रेट स्टूडेंट्स। बेटा स्टूडेंट्स, महान स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, और ऐसे कौन से महान स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश में बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो महान होंगे? बाग महान होंगे वो, है इंग्लिश में खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो महान नहीं है वो भी, ठीक है। तो मैनी ग्रेट स्टूडेंट्स नहीं होगा, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात का। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? तो आप पाओगे कि सर पहले वाले पार्ट में ही एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, दीपक सैड ही वुड पैक फ्यू थिंग्स ही हैड एंड वैकेट द होटल रूम द नेक्स्ट डे। दीपक सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, सैड व्हाट, तो दैट आपका कंजंक्शन है जो कि यहाँ पे हिडन है, ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया है। ही सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, पैक आपकी मेन वर्ब है। क्या पैक करेगा? फ्यू थिंग्स, यानी ना के बराबर चीजें। ही हैड, अब जैसे देखा ना तो यहाँ पे भी तो यही सेंस है, दैट ही हैड। तो अगर नाउन के आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो ये इसको डिफाइन कर रहा है। अगर इस नाउन को डिफाइन कर दिया गया तो फिर द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग करते हैं। थिंग्स प्लूरल है तो फ्यू तो सही था, लेकिन क्योंकि ये डिफाइन कर दी गई है, डेफिनेट है, तो द फ्यू का प्रयोग होगा। एंड वैकेट, और वो वैकेट करेगा यानी कि खाली करेगा, पैक V2 V1 और वैकेट V1। और क्या वैकेट करेगा? द होटल, द हॉस्टल रूम द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन। कौन से वाले पार्ट में एरर है? द फ्यू वाले में। कहाँ पे है? ये वाला, ठीक है। 4 क्वेश्चन और हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
इन द आइडियल 25 सेंचुरी क्लासरूम, ये वैसे मैंने 45 दिन 45 मैराथन में भी कराया था आपको। तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द आइडियल 25 सेंचुरी क्लासरूम। चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, आर आपकी वर्ब है, एक्चुअली एक्साइटेड, दे आर एक्साइटेड, किस चीज के बारे में एक्साइटेड है, अबाउट प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है गोइंग टू स्कूल, ठीक है, जिसमें गोइंग आईएनजी फॉर्म है, टू स्कूल आपका टू प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट स्कूल। एंड आपका कंजंक्शन है देयर इज लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स कैसा नाउन है आपका, प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल है तो पहली बात तो देयर इज नहीं, देयर आर आना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो लिटिल का नहीं फ्यू का यूज करेंगे, फ्यू और नो, ठीक है। बिकॉज कंजंक्शन है एवरीवन, सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ईगर एडजेक्टिव है, टू लर्न आपका इंफिनिटिव है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लॉथिंग। तो अभी बताया था आपको अ गुड डील ऑफ मनी लिखते हैं, ना कि गुड डील ऑफ। अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ। तो ये आर्टिकल जरूरी है। तो ही सब्जेक्ट है, स्पेंड्स वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है अ गुड डील ऑफ मनी, डील ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ गया, ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है क्लॉथिंग। तो कौन से वाले पार्ट में आंसर हो जाएगा, ये वाला ही ऑप्शन है। ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था आई गेस, इसमें अंडरलाइन करना हम लोग भूल गए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, शशि कुड नॉट वॉक नो मोर। अब जैसे ही देखा ना कि नेगेटिव पहले से आ रखा है तो नो का नहीं एनी का प्रयोग होगा, शशि कुड नॉट वॉक एनी मोर। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन हैव अ पीस ऑफ दिस केक बट नॉट ऑल ऑफ इट। अब देखो बट नेवर ऑल ऑफ दोज तो नहीं लिखेंगे, केक की बात है तो, बट नॉट सम ऑफ दैट, कह रहे हैं कि एक पीस ले लो लेकिन कुछ नहीं, ये तो बात ही सेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और नॉट का तो सेंस ही नहीं है, तो जो गिवन है ना वो सही है। है कि एक पीस ले सकते हो बट नॉट ऑल ऑफ इट, नॉट ऑल एकदम करेक्ट होता है। मैंने बताया था ना कि ऑल के पहले नॉट आ सकता है, इसका मतलब है कि पूरा नहीं लेना है लेकिन कुछ ले सकते हो, ठीक है, जीरो नहीं है उसका मतलब, ठीक है। तो आई हैव टू सेव सम फॉर माई मदर, मुझे कुछ अपनी माँ के लिए बचाना है, ठीक है। तो सिंपल था। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए बढ़िया जा रहा है, मस्त है, तो मेरे भाई इंग्लिश बीओडी बैच सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके जरूर चेकआउट करें। बाकी मैंने शुरू में भी आपको बताया था और एक बार फिर बता देता हूँ कि जितनी भी प्रिंटेबल फाइल वगैरह हैं वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लें, लिंक को पिंड कमेंट में भी डलवा दिया जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।